बाय शौचन ग्रेट वॉल के टावर में होता है और जितने भी इविल सोल्स को उसने कैप्चर किया होता है वहां पर उन सबको सेक्रीफाइस कर रहा होता है। बाय शौचन कह रहा होता है कि अगर इस ब्लैक लाइट पिलर ने मुझे इम्प्लीकेट किया तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस वजह से मुझे जल्द से जल्द सेक्रीफाइस करके मिलिट्री मेरिट गेन करने होंगे। उस टावर में से लाइट निकल रही होती है और पूरे ग्रेट वॉल में थोड़ी सी खलबली मच जाती है। ग्रेट वॉल पे डिसाइपल देख रहे होते हैं कि टावर में बहुत सारी इविल सोल्स होती हैं चारों तरफ और वहां पर थंडर लाइटनिंग हो रही होती है बार बार। ये सब देखकर वो हैरान होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। ये सब देखकर बायलन भी टावर के पास आता है और बोल रहा होता है कि इतनी सारी इविल सोल्स कहां से आई हैं। चेन हेतियान भी उन सारे स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये अच्छा नहीं है क्योंकि जो ट्रू स्पिरिट है वो भी अब स्ट्रेंज तरीके से मूव कर रही है। तभी टावर के ऊपर एक बहुत ही बड़ी आई होती है जिसमें से एक ट्रू स्पिरिट बाहर निकलती है। चेन हेतियान ये सब देखकर कह रहे होते हैं कि अब तो ट्रू स्पिरिट भी बाहर आ गई है। ऐसा लग रहा है कि वाकई में ग्रेट वॉल एक कैटास्ट्रोफ में आ सकती है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन है जिसने इन सारी इविल स्पिरिट को फ्री किया है। उसकी इतनी हिम्मत कि वो एक साथ इतनी सारी सोल्स को सैक्रिफाइस कर रहा है एक ही बार में। ये बोलकर चैन हेतियान टावर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर ये सब बाय चाचन कर रहा होता है। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। इन सब का क्या मतलब है कि तुम इतनी सारी सोल को सैक्रिफाइस कर रहे हो। बाय चाचन बोल रहा होता है कि मैं 10,000 सोल्जर का कैप्टन बनना चाहता हूँ, यानी कि मैं मेजर जनरल बनना चाहता हूँ। मेरे पास इतनी इंपॉर्टेंट जॉब है और साथ ही मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं आगे जाकर कितनी ट्रबल में आऊंगा, लेकिन अपने आप को बचा तो पाऊंगा और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। चैन हेतियान कह रहे होते हैं मुझे पता है कि मेजर जनरल का जो इन्फ्लुएंस है बहुत ज्यादा होता है, उसकी स्ट्रेंथ और मिलिट्री मेरिट भी इंडिस्पेंसिबल है, लेकिन अब बहुत हो गया, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। ये कहकर वो जा रहे होते हैं। बादशाह कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि मैंने एनफ हार्ड वर्क नहीं किया है, मैं अपनी स्ट्रेंथ एंसेस्टर को भी नहीं दिखा सकता हूँ। ये कहकर वो बहुत सारी सोल कन्वर्जेंस पिल निकालता है जिनके अंदर वो सारी इविल सोल्स कैप्चर होती हैं। ये सब देखकर चैनितन बोल रहे होते हैं कि तुम रुक जाओ, अगर मैं तुम्हें पास भी कर दूं तो भी हमें सेक्ट के रिव्यू करने का वेट करना होगा। बादशाह कह रहा होता है कि मैं तो वेट कर सकता हूँ, लेकिन लगता है जो ट्रू स्पिरिट है वो बहुत ज्यादा हंग्री है। चैन हेतियन गुस्से में बोल रहा होता है कि तुम रुक जाओ। बादशाह कह रहा होता है कि एंसेस्टर अभी मेरी इंटीग्रिटी को डाउट कर रहे हैं। बाहर ट्रू स्पिरिट टावर के ऊपर आ गई होती है, उसे ब्रेक करने की कोशिश कर रही होती है। टावर के अंदर पिल का भंडार लग गया होता है। बादशाह कह रहा होता है कि अभी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब देखकर लग रहा है कि कुछ भी स्टेबल नहीं है। सारी पिल में रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। बादशाह ये सब देखकर बोल रहा होता है कि अब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है धीरे धीरे करके। ऐसा कैसे हो सकता है, हर कन्वर्जेंस पिल में करीबन 10,000 सोल हैं। तभी चैनेदन बोल रहे होते हैं ठीक है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। बादशाह पूछ रहा होता है कि अब वाकई में आप अपने आप को फोर्स मत करो। चैनितन गुस्से में बोल रहे होते हैं कि मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ और मैं तैयार हूँ सारी चीजें मानने के लिए, और खुद ही डायरेक्टली मैं रियल स्पीड से बोलूंगा ये सब करने के लिए। इसके बाद बादशाह चैनितन के साथ ग्रेट वॉल पर जाता है और वहां पर उनके साथ में बायलिन भी होता है। चैन हेतियान ट्रू स्पीड से बोल रहे होते हैं कि जो कर्नल बादशाह है उसके पास इनफ मिलिट्री मेरिट पॉइंट है और वो प्रमोशन के लिए अप्लाई कर रहा है ताकि वो मेजर जनरल बन जाए। इस वजह से हमारी रिक्वेस्ट है ट्रू स्पीड से कि वो डायरेक्टली सेक्ट से बात करे इस बारे में। कुछ ही मिनट में वो रिव्यू हो जाता है। फिर बादशाह के हाथ में उस ट्रू स्पीड से एक टोकन आता है। बादशाह के कपड़ों के पीछे एक रोप लग गई होती है, अनाउंसमेंट की जा रही होती है कि अब बादशाह एक मेजर जनरल बन गया है। उसके अंडर में 10,000 एलीट सोल्जर काम करेंगे। फिर बादशाह चैन हेतियान और ट्रू स्पीड को थैंक यू बोलता है और कह रहा होता है कि मैं फ्यूचर में ग्रेट वॉल की सुरक्षा करूंगा ताकि एनिमीज यहाँ से दूर रहें। चैन हेतियान कह रहे होते हैं कि तुम सिर्फ वो मत बोलना जो तुमने प्रॉमिस किया है मुझसे। अब तुम एक मेजर जनरल बन गए हो और तुम्हारे अंडर 10,000 सोल्जर काम करेंगे और उसकी दूसरी भी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हें वो भी मैच करनी पड़ेंगी। बादशाह कह रहा होता है कि एंसेस्टर आप चिंता मत करो, एज अ मेजर जनरल मैं जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन सबको फुलफिल करूंगा। अगले दिन बादशाह अपने कोर्ट यार्ड में होता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि बादशाह के रूम में और उसके पूरे कोर्ट यार्ड में बहुत सारे डॉक्यूमेंट का एक ढेर लगा हुआ होता है। वो उन सारे डॉक्यूमेंट को देखकर उन पर साइन कर रहा होता है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। बादशाह कह रहा होता है क्या इस तरीके से मेजर जनरल को ट्रीट किया जाता है। ल्यूली वहां पर और भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लेकर आती है और कह रही होती है कि इन्हें भी आज प्रोसेस करना पड़ेगा। बादशाह गुस्से में कह रहा होता है कि अब मैं और नहीं कर सकता हूँ। मुझ पे बचपन से ही बहुत सारी परेशानियां आई, यहाँ तक कि ब्लैक लाइट बीम भी मेरे को इम्प्लीकेट नहीं कर पाई, लेकिन ये सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। मेरे पास तो टाइम भी नहीं है जितने मुझे बेनिफिट मिले उन सबको एंजॉय कर सकूं। लगता है वाकई में एंसेस्टर मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। उसी टाइम बादशाह को एक आइडिया आता है। फिर वो ल्यूली से पूछ रहा होता है कि जो ग्रेट वॉल पे आर्मी है हमारी उसको ड्रिल किए हुए कितना टाइम हो गया है। ल्यूली से बता देती है। फिर बायलन इसके बाद ल्यूली के साथ ग्रेट वॉल पे जाता है और वो अपने सारे सोल्जर से बोल रहा होता है कि अब टाइम हो गया स्टार्ट करने का। ल्यूली सबको ऑर्डर दे रही होती है। हमारी सबकी ओवरऑल कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए पूरी आर्मी 3 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग करेगी और सबको बिल्कुल सही तरीके से अरेंज करना होगा। ऑर्डर सुनने के बाद वो सारे सोल्जर स्टार्ट हो जाते हैं। उन सबके सामने डेस्क रखा होता है जिसपे कि बहुत सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं। फिर वो अपने लेफ्ट हैंड से उन डॉक्यूमेंट को उठा रहे होते हैं और राइट हैंड से उस पर साइन कर रहे होते हैं। ये सब देखकर बादशाह बहुत ज्यादा खुश होता है और बोल रहा होता है कि कई सालों के जितने भी डॉक्यूमेंट है वो 3 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। जब तक मेरे पास इन सारे सोल्जर की स्ट्रेंथ है मैं आसानी से कोई भी काम कर सकता हूँ और वैसे भी मेजर जनरल बनना मेरे लिए फायदेमंद हुआ है। अब मैं आराम से रिट्रीट करके अपने इमॉर्टल मसल्स को परफेक्शन की तरह कल्टिवेट
एक्टिवेट कर सकता हूँ। दूसरी ओर एक जगह पे कई सारे वाइल्ड बीस्ट होते हैं जो कि एक पर्सन का पीछा कर रहे होते हैं और वो पर्सन होता है मास्टर डिवाइनर। मास्टर डिवाइनर उन सारे बीस्ट से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। अचानक से वहां पर एक स्पेशल स्वॉर्ड आती है और उन सारे वाइल्ड बीस्ट को मार देती है और वो स्वॉर्ड होती है सॉन्चे की। मास्टर डिवाइनर सॉन्चे को देखते ही इमोशनल हो जाता है। सॉन्चे कह रहा होता है कि कुछ सोल्स और वाइल्ड बीस्ट तुम्हारा पीछा कर रहे थे। इन पिछले 3 सालों में तुमने क्या एक्सपीरियंस किया है? मास्टर डिवाइनर कह रहा होता है कि तुम अभी भी पहले जैसे हो, बिल्कुल कोल्ड। क्या तुमने सुना है कि पिछले कुछ बीते सालों में बाय जजन थोड़ा सा फेमस हो गया है? उसने सेट का मिशन कंप्लीट किया है और साथ ही में उसे ग्रेट वॉल से रिवॉर्ड भी मिला है। और सुनने में आया है कि उसने लेट गोल्डन एलेक्सर की स्टेज से ब्रेक थ्रू कर लिया है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी जल्दी ग्रेट वॉल पे लौटोगे। सॉन्चे बोल रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो फिर मैं तुम्हारी जान नहीं बचा पाता। मास्टर डिवाइनर कह रहा होता है कि ये तो अच्छी बात है और मुझे लगता है कि जो यंग एसेसर है वो भी अब ग्रेट वॉल पे ही है। सॉन्चे बोल रहा होता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो गई है। अब वो भी देख पाएगा कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी होगी और मैंने उसे सप्रेस कर दिया है। ये कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और कुछ दिनों बाद वो ग्रेट वॉल के डोर पर पहुंच जाते हैं। फिर एक सोल्जर डोर ओपन करता बता रहा होता है कि ये मिलिट्री कैंप का एरिया है, तुम अपने हिसाब से यहाँ पर मूव नहीं कर सकते हो। तुम लोग मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें ग्रेट वॉल पे ले चलता हूँ। ये सुनने के बाद वो दोनों अंदर जाते हैं। फिर वो सोल्जर उन दोनों को ग्रेट वॉल पे लेकर जाता है। ग्रेट वॉल पे पहुंचने के बाद मास्टर डिवाइनर कह रहा होता है कि मैंने पहले भी ग्रेट वॉल को देखा है, लेकिन पीलिंग आर्मी को देखने के बाद मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। तभी मास्टर डिवाइनर सॉन्चे से बोल रहा होता है कि तुम दूसरी साइड देखो, ये वही मैजिक वेपन है जिसने की लाखों सोल्स को यहाँ से रेपेल्ड किया है। सॉन्चे बोल रहा होता है कि मैंने भी आज से पहले ये नहीं देखा है, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो पर्सन कौन होगा जिसका ये फैंटास्टिक आइडिया होगा। ये बोलकर सॉन्चे पीलिंग आर्मी की ओर देख रहा होता है। सोल्जर उसे बता रहा होता है कि ये हमारे मेजर जनरल की आर्मी है, ये सारे पीलिंग आर्मी के एलीट सोल्जर हैं। सॉन्चे अपने उन्हें बोल रहा होता है कि इन सारे सोल्जर के पास जितने भी ट्रेजर हैं वो सारे वैल्यूएबल हैं और ऐसा लग रहा है कि इनके आर्मर को 3 बार रिफाइन किया गया है। इसके सोल्जर इतने ज्यादा एलीट हैं तो फिर वो मेजर जनरल कैसा होगा और वो कैसा दिखता होगा। तभी ल्यूली भी वहां पर आती है और कह रही होती है कि हम सारे ग्रेट वॉल के हीरो हैं। इधर बाय जजन टावर के ऊपर खड़ा होकर बोल रहा होता है कि फाइनली मैं सेक्लूजन से बाहर आ सकता हूँ। वो अपनी दूसरी साइड देखता है और वहां पर उसे बहुत सारे वियर्ड तरीके की लाइट बीम दिखाई दे रही होती है। इधर ल्यूली सॉन्चे और मास्टर डिवाइनर को बता रही होती है कि 3 साल पहले ही हमारे कैप्टन ने आर्मी ज्वाइन की थी। उन्होंने पूरी सोल टाइड को डिसॉल्व किया, बैटल फील्ड पे हमारे साथ बारबेरियन से फाइट की। तभी बाय जजन की नजर सॉन्चे और मास्टर डिवाइनर पे पड़ती है। उनको देखकर वो खुश हो जाता है और बोल रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इनसे यहाँ पर मिलूंगा। इधर ल्यूली उन्हें बता रही होती है कि 2 साल पहले हमारी एक बैटल हुई थी वाइल्ड लैंड में। उस दौरान हमारे हजारों सोल्जर वहां पर फंस गए थे, लेकिन जो हमारे कैप्टन थे उन सबको वापस लेकर आए। सॉन्चे कह रहा होता है कि 3 साल अगर मैं उसी जगह पर होता क्या मैं ये अचीव कर पाता। बाय जजन उनकी ओर देखकर बोल रहा होता है कि इनका वेट काफी कम हो गया है, लगता है जो इनका 3 साल का सफर रहा है वो बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरा हुआ है। अब मैं इनको वेलकम करने के लिए तैयार हूँ। ल्यूली अभी भी उधर उनसे बात कर रही होती है, बोल रही होती कोई भी ऐसी हमारी आर्मी को ज्वाइन नहीं कर सकता है, अगर तुम ज्वाइन करने आओ तो फिर तुम मुझसे कुछ बातें बोल देता है। ल्यूली वो ऑर्डर सुन लेती है। फिर वो सॉन्चे और मास्टर डिवाइनर से कह रही होती है कि हमारे कमांडर इन चीफ ने ऑर्डर दिया है, अगर तुम वॉरियर बनना चाहते हो तो फिर तुम्हें सबसे पहले बैटल एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तुम्हें तुम्हारी विल और स्ट्रेंथ को प्रूव करना होगा। वो दोनों चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ल्यूली उनके पास जा रही हो तो कह रही होती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि जिन्होंने सेट से बाहर कल्टिवेट किया उनके टैलेंट पे कितना डिफरेंस है, कौन मेरे साथ फाइट करना चाहे। सॉन्चे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहूंगा और सीखना चाहूंगा तुम्हारे से। मास्टर डिवाइनर कह रहा होता है कि एज अ डिवाइन फॉर्चून टेलर मैं हमेशा ही वुमन पे दया दिखाता हूँ, मैं कभी भी किसी लड़की को मारूंगा नहीं, इस वजह से बिलीव करता सॉन्चे कि तुम ये कर सकते हो। सिडान चेयर के अंदर बैठा बायशन बोल रहा होता है कि सॉन्चे तुम मुझे डिसअपॉइंट मत करना। फिर सॉन्चे अपनी स्वॉर्ड निकालता है और वो ल्यूली के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। वो दोनों लगातार एक दूसरे पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर रहे होते हैं। स्वॉर्ड फाइट करते दौरान अचानक से ल्यूली स्वॉर्ड रखती है और अपना बोर एरो निकाल लेती है, उससे अटैक कर रही होती है सॉन्चे पे। सॉन्चे उन सारे एरो से बच रहा होता है। फिर वो अपनी स्पेशल स्वॉर्ड का एक शील्ड बनाकर उससे अटैक कर रहा होता है, लेकिन ल्यूली अपने उस एरो से उसे ब्रेक कर देती है। बायशन ये फाइट देखकर बोल रहा होता है कि ल्यूली के पास 3 सोल रिफाइनिंग के वेपन है, तो भी सॉन्चे को परेशानी नहीं हो रही और इस फाइट में उसके पास अपर हैंड भी है। यहाँ तक कि वो ल्यूली को फोर्स भी कर रहा है कि वो अपने अल्टीमेट मूव का इस्तेमाल करे। वो दोनों भी लगातार फाइट कर रहे होते हैं और अपने अल्टीमेट स्किल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आखिर में ल्यूली उस पर एरो शूट करने जा रही होती है, तभी सॉन्चे उसके एरो को नेगोशिएट करता है और उसकी गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड रख देता है। बायशन बोल रहा होता है कि वाकई में सॉन्चे ने इन 3 सालों में बहुत ज्यादा मेहनत की है। उन दोनों की फाइट खत्म हो गई होती है। ल्यूली बोल रही होती है कि तुम्हें अपने इंप्रेशन को शेयर करना होगा जो कि मेजर जनरल के लिए है, क्या तुम दोनों सिविल और मिलिट्री में एक्सेल करते हो। सॉन्चे कुछ भी नहीं कह रहा होता, तभी मास्टर डिवाइनर बोल रहा होता है कि मैं इसमें अच्छा हूँ। फिर वो सॉन्चे से कह रहा होता है कि अभी मैंने तुम्हें ही लाइमलाइट दी थी, अब मेरी बारी है लाइमलाइट लेने की। ये बोलकर वो अपना एक इंस्ट्रूमेंट निकालता है और मेजर जनरल के लिए गाना गाने लग जाता है उनकी तारीफ में। वो गाना काफी अच्छा होता है और सारे सोल्जर्स को चीयर अप करने लग जाते हैं। बायशन काफी खुश होता है। वो बोल रहा होता है कि सॉन्चे अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तभी सॉन्चे मेजर जनरल की तारीफ में एक लाइन बोल देता है। ये सुनने के बाद बायशन एक्साइटेड हो जाता है, उसकी आवाज बाहर तक पहुंच जाती है। आवाज सुनने के बाद मास्टर डिवाइनर सॉन्चे बोल रहे होते हैं कि आवाज सुनी सुनी लग रही है,
तभी बायशन बाहर आता और बोल रहा होता है कि सॉन्चे मास्टर डिवाइडर तुम्हें देखे हुए काफी टाइम हो गया है। वो दोनों शॉक में आ जाते हैं। बायशन उनके पास जा रहा होता है, सॉन्चे से रोककर कह रहा होता है क्या तुम यहाँ पर सोल्जर नहीं हो? तुम कैसे मेजर जनरल बन गए और साथ ही में मिलेनियर? तुमने इस बार कौन सी ट्रिक्स का इस्तेमाल किया है? कुछ सोल्जर सॉन्चे और मास्टर डिवाइडर को रोक लेते हैं। ल्यूली कह रही होती है कि तुम ऐसे रूढ़ी तरीके से हमारे कैप्टन से बात नहीं कर सकते हो। बायशन कह रहा होता है कि तुम सारे शांत हो जाओ, ये मेरा नेफ्यू है और वैसे भी जो यंग लोग होते हैं वो थोड़े से रेबेलियस होते ही हैं। ये कहकर वो उन दोनों के पास जाता है। फिर उस सॉन्चे से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारी ग्रोथ देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर वो उन दोनों को टॉप पर लेकर बता रहा होता है कि ये सारे मेरे सोल्जर हैं और मैं ही इस ग्रेट वॉल को गार्ड करता हूँ। मास्टर डिवाइडर कह रहा होता है कि ये मोमेंटम बहुत ज्यादा शॉकिंग है। फिर बायशन कह रहा होता है क्या तुम वहां पर देख सकते हो वाइल्डलैंड की ओर, जो बहुत बड़ा क्लाउड है, वहां पर हमारा मेन बैटलफील्ड हुआ था बार्बियंस के अगेंस्ट। फिर मास्टर डिवाइडर उसकी ओर देख रहा होता है। तभी वो देखता है कि वहां से बहुत सारी एक सोल की टाइड आ रही होती है। पूरी आर्मी अलर्ट हो जाती है और सोल्जर अपनी अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। चैन हेतियान बायलन के साथ उधर बोल रहे होते हैं कि ये प्रॉब्लम तुम बायशन को ही सॉल्व करने दो, हमारे लोग लास्ट क्लू तक पहुंचने ही वाले हैं। इधर ग्रेट वॉल पे ल्यूली बायशन से बोल रही होती है कि पूरी आर्मी तैयार है, हम सिर्फ आपके ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। बायशन कह रहा होता है कि थोड़ा वेट करो, उन्हें और भी पास आने दो। वो सारी इवल सोल और बीस्ट तेजी से ग्रेट वॉल की ओर आ रहे होते हैं। ल्यूली कह रही होती है कि वो बहुत ही पास आ गए हैं। तभी बायशन बोलता है कि ठीक है ब्रदर, तुम बाहर आ जाओ। ये सुनते ही ट्रू स्पिरिट वहां पर आ जाती है और वो एक ही बार में सारे बीस्ट और उन सारी सोल्स को डिसअपियर कर देती है। बायशन ट्रू स्पिरिट को थैंक यू बोलता है और वो स्पिरिट वापस चली जाती है। शनित्यान कह रहा होता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने इस काम के लिए ट्रू स्पिरिट का यूज किया है। बायलन कह रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ट्रू स्पिरिट इतनी मैजेस्टिक हो सकती है। बायशन काफी खुश होता है और बोल रहा होता है कि देखो मैं अपनी एक ही वेव से एक छोटे से वाइल्ड लैंड को एशेज में बदल सकता हूँ। अचानक से वहां पर एक बहुत ही पावरफुल वेव आती है। वो सारे सरप्राइज होते हैं। बायशन बोल रहा होता है कि इतनी पावरफुल वेव कहाँ से आ सकती है। शन हेतियान कह रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल होती जा रही है, लगता है कि वो अपीयर होने वाला है। मैं बस यही आशा करता हूँ कि जाओ त्यांजो और चैन युशान केयरफुल तरीके से एक्ट करें। जिस जगह से पावरफुल टाइड आ रही होती है वहां पर चैन युशान और जाओ त्यांजो होते हैं। जहां पर वो खड़े होते हैं अचानक से उनके नीचे बहुत सारे क्रैक्स आने लग जाते हैं। फिर उन क्रैक्स में से एक चीज अपीयर होती है। चैन युशान बोल रही होती है कि ये तो क्यू हांग ब्यूरियल पैलेस है। शैन हेतियान सबको बोल रहे होते हैं कि कल मैं पर्सनली 10,000 कल्टीवेटर को अपने साथ एक्सपेडिशन पे लेके जाऊंगा। पूरी ग्रेट वॉल की आर्मी को तैयार रहना है। कुछ देर बाद बायशन के साथ में बायलन खड़ा होता है और उससे बोल रहा होता है कि अब टाइम आ गया है, तुम्हें एंसेस्टर ने बुलाया है। जिस भी बारे में एंसेस्टर तुमसे बात करेंगे या फिर कोई भी चीज कहेंगे तुम्हें ढंग से उस बारे में सोचना होगा। बायशन हाँ कहता है और वो चैन हेतियान से मिलने के लिए चला जाता है। वो चैन हेतियान के पास पहुंचकर उसे ग्रीट करता है। चैन हेतियान कह रहा होता है कि मैं तुम्हें ग्रेट अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ, क्या तुम इसे लेना पसंद करोगे? बायशन कुछ भी नहीं बोलता। वहीं पास में बायलन भी खड़ा होता है और वो बायशन से कह रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि कल एक जगह पर 9 बीम लाइट अपीयर हुई थी? एक्चुअली में वो एक साइन था जिसमें कि एम्पायर क्यू का जो ब्यूरियल पैलेस है वो अपीयर हुआ है। अगर लेजेंड के अकॉर्डिंग कहा जाए तो फिर जो एम्पायर क्यू थे वो वाइल्ड लैंड के सुप्रीम लीडर थे। हजारों सालों तक उनकी टेंडेंसी थी कि वो त्यांजो के साथ कॉम्पीट करें। अब कई साल बीतने के बाद जो क्वी हांग है वो तकरीबन डिक्लाइन हो गया है, लेकिन जो उसकी ब्लड लाइन है वो भी अभी जनरेशन वाइज चली आ रही है। जो क्यू हांग के हर एक जनरेशन का टूम्ब है उसमें बहुत सारे सीक्रेट ट्रेजर छुपे हुए हैं जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। और इन 9 प्लेयर के अपीयर होने के बाद जो हमारी आर्मी के स्काउट हैं उन्होंने अपनी जान की परवाह ना किए बिना वहां पर गए और उन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाली कि क्यू हांग पैलेस के नीचे कई सारे ट्रेजर हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेजर है और वो है सोल ऑफ हेवन। ये सुनकर बायशन बहुत ज्यादा हैरान होता है। चैन हेतियान बायशन से पूछ रहे होते हैं क्या तुम इस ब्यूरियल पैलेस की ट्रिप पे जाने के लिए तैयार हो? बायशन चैन हेतियान के सामने बो करता है और बोल रहा होता है कि मैं ऑनर्ड फील कर रहा हूँ कि मैं आपके रिस्पेक्ट को गेन कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं बहुत सारे मिलिट्री अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा कल्टीवेशन लेवल है वो बहुत कम है, इसलिए ये बेटर है कि मैं ये अपॉर्चुनिटी जाओ त्यांजो और चैन युशान के लिए छोड़ दूं। तभी चैन हेतियान एक टोकन निकालते और कह रहे होते हैं कि हमारी आर्मी के पास ये मैसेज आया है। वो टोकन ओपन होता है और उसमें दिखाई दे रहा होता है कि चैन युशान और जाओ त्यांजो ब्यूरियल पैलेस में होते हैं। वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं तभी अचानक से ग्राउंड पे क्रैक आने लग जाते हैं। उसी टाइम चैन युशान मैसेज एंड करती है और बता रही होती है कि जो यहाँ पर बैन है अब वो ओपन हो गया है। मैसेज खत्म होने के बाद चैन हेतियान बायशन से बोल रहे होते हैं कि कल मैं पर्सनली खुद 10,000 कल्टीवेटर लेकर जाऊंगा ताकि मैं उन दोनों को बचा सकूं, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी भी ह्यूमन और गॉड की सोल पर अटैक नहीं करूंगा। क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे कल? बायशन ये सुनकर अब उन्होंने बोल रहा होता है कि अब मैं समझा, ये ओल्ड मैन मुझे यूज करके सारे वाइल्ड लैंड के लोगों का ध्यान मेरी ओर लाना चाहता है ताकि जाओ त्यांजो और चैन युशान और बाकी सबको वो बचा सके। चैन युशान बोल रहे होते हैं क्या तुम दोबारा इस चांस को रिफ्यूज करना चाहोगे? बायशन कुछ कहने जा रहा होता है तभी बायलन बोलता है कि ये ट्रिप बहुत ज्यादा डेंजरस है, बायशन एक पर्सनल गार्ड के साथ ट्रैवल करेगा। ये कहने के बाद वो बायशन से कह रहा होता है कि अगर तुम्हें इस ट्रिप के लिए कोई भी चीज की जरूरत है तो फिर तुम आराम से एंसेस्टर से बोल सकते हो, वो किसी भी चीज के लिए मना नहीं करेंगे। ये सुनते ही बायशन बोल रहा होता है कि मुझे स्पिरिट रिफाइनिंग के लिए फायर चाहिए और जितना उसका ग्रिड बेटर होगा उतना अच्छा ही होगा। चैन हेतियान बोल रहा होता है कि काफी सालों से जो हमारी आर्मी है वो बार्बियंस की आर्मी से फाइट कर रही है। उस दौरान हमने अनगिनत मल्टी कलर की जो फायर है उन्हें सीज किया है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं होगा।
बाइलन कह रहा होता है कि हमारे पास मल्टी कलर फायर भी है, जिस फायर का हम यूज करते हैं स्पिरिट को रिफाइन करने के लिए। आखिरी वॉर में हमने 8 कलर की फायर को सीज किया था, जो कि बहुत ज्यादा रेयर है। ये सुनकर बाय जोजन मुस्कुरा रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि जो ये फायर है वो मेरे योंगे अम्ब्रेला को 8 गुना ज्यादा रिफाइन करेगी। फिर वो चैनितान से बोल रहा होता है कि मुझे बॉडी प्रोटेक्शन के लिए कोई चीज चाहिए और साथ ही में बहुत सारी एलिक्सर भी चाहिए। बाइलन बोल रहा होता है कि ये ट्रिप बाकी सारी ट्रिपों से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अगर तुम सिर्फ वेल प्रिपेयर्ड रहोगे तभी तुम जितने भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी उन सबको सीज कर पाओगे। बाय जोजन बोल रहा होता है कि अगर जैसा मिलिट्री लीडर बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच है, तो फिर जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है वो सारी मैंने स्क्रॉल में लिख दी है। प्लीज ये सारी चीजें प्रिपेयर करवा देना। एंसेस्टर वो स्क्रॉल ले लेते और बोल रहे होते हैं कि कल तुम्हें ये सारी चीजें मिल जाएंगी। बाय चाचन अपने मन में बोल रहा होता है कि चैनितान ने मुझे बहुत बार फंसाया है, कम से कम इस बार मुझे ये कुछ दे तो रहा है। अगले दिन बाय चाचन अपने कोर्टयार्ड में होता है और वहां पर अपने अम्ब्रेला को फायर से रिफाइन कर रहा होता है। रिफाइन करते दौरान बाय चाचन बोल रहा होता है कि जो इस बार की ट्रिप है बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाली है। भले ही मैं अपने मास्क का यूज करके अपनी आइडेंटिटी को छुपा सकता हूँ, लेकिन मैं इस ट्रिप को लाइटली नहीं ले सकता हूँ और इस टाइम सिर्फ यही जरूरत है कि मैं अपनी कॉम्बैट पावर को जल्द से जल्द और ज्यादा इंक्रीज कर सकूं। और उसे जल्द से जल्द इंक्रीज करने के लिए मुझे स्पिरिट को रिफाइन करना होगा। और अगर इस ट्रिप के दौरान मुझे वो हेवन की सोल मिल गई तो फिर कितना अच्छा होगा। ये कहने के बाद बाय ने अपना वो अम्ब्रेला रिफाइन कर लिया होता है पूरी तरीके से। दूसरी ओर जाओ जिंगो अपने सोल्जर के साथ वाइल्डलैंड में पहुंच गई होती है, जहां पर वो ब्यूरल पैलेस होता है। सारे सोल्जर वहां पर आते हैं, वो जाओ जिंगो को ग्रीट कर रहे होते हैं। जाओ जिंगो कह रही होती है कि मेरी जायंट गोस्ट सिटी के अलावा इस बार 9 नेदर किंग और दूसरे 3 हेवनली किंग्स उन्होंने अपनी मैन पावर को यहाँ पर भेजा है। वो सारे एक फ्लाई का स्वैप और उनकी इतनी हिम्मत की वो मेरे से कम्पीट करना चाहते हैं ब्यूरो पैलेस के ट्रेजर के लिए। कुछ देर बाद वहीं पास में चैन हेतियान भी पहुंच जाता है अपने सारे सोल्जर के साथ। उनके साथ में बाइजन भी आया हुआ होता है। चैन हेतियान आगे की ओर बढ़ रहा होता है, उसके पीछे होता है बाइजन। चैन हेतियान बोल रहा होता है कि ये ट्रिप बहुत ज्यादा डेंजरस है, तुम हमारी आर्मी के कैप्टन हो तो फिर तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना होगा। ये कहकर वो पीछे मुड़कर देखते हैं कि वहां पर बाइजन नहीं होता, वो गायब हो गया होता है। बाइजन सोनचे के पीछे छुपा हुआ होता है। सोनचे बोल रहा होता है कि मैं इस ट्रिप पे इसलिए आऊं ताकि मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। बाइजन कह रहा होता है मुझे पता है, लेकिन एज अ अंकल मुझे तुम्हारी तो केयर करनी होगी। सोनचे कह रहा होता है कि तुम सिर्फ मुझे ड्रैग डाउन करना चाहते हो। तभी जो वाइल्ड के सोल्जर होते हैं वो बाइजन को देख लेते और कह रहे होते हैं कि हमने वाइल्ड डेविल को देख लिया है। ये सुनते ही जाओ जिम अपनी आर्मी से बोल रही होती है कि सारे मेरा ऑर्डर फॉलो करो, सबको बाइजन को मारने पे ध्यान देना है हमारी आर्मी का बदला लेने के लिए। वाइल्ड के सारे सोल्जर चिल्लाकर हाँ बोल रहे होते हैं। ये सुनकर बाइजन कह रहा होता है कि ये मुझे बाहर निकालकर मरवाना चाहती है। ये बोलकर बाइजन आगे की ओर बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है जितने भी सारे मेरे सोल्जर हैं मेरी बात ध्यान से सुनो, 2 आर्मी कन्फ्रंट करने वाले एक दूसरे को और ये टाइम है जबकि सारी चीजें कंट्रोल में होंगी। हमारा जो एनिमी है वो बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव है। क्या वो अपने आप को कुछ और समझ रहे हैं? ये तो पक्का हो गया है कि वो हमारी 5 आर्मी की जो मिलिट्री माइट है उनकी ओर देख रहे हैं। बाइजन की आर्मी हाँ कहते हुए बोल रही होती है कि हम अपने कैप्टन को प्रोटेक्ट करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमारी ग्रेट वॉल की जो मिलिट्री पावर है उसे दिखाकर रहेंगे। तभी वाइल्ड का एक सोल्जर बोल रहा होता है कि तुम इस ट्रैश की हेल्प कर रहे हो, तुम्हारी कोई भी मिलिट्री पावर नहीं है, तुम सारे आज मरने वाले हो। जाओ जिमो कह रही होती है कि जब डेंजर आएगा क्या तुम सारे दूसरे को हक करने वाले हो। ये बोलकर अपने सारे सोल्जर को ऑर्डर देती है जो बाइज जो है उसे हमारी मस्ट की लिस्ट में टॉप पर रखा जाए और जो भी उसका सर काटकर मेरे पास लाकर ऑफर करे मैं उसे पर्सनली 3000 सोल की पोर्शन दूंगी। ये सुनकर वाइल्ड एंड के सारे सोल्जर जोश में आते हैं और बोल रहे होते हैं कि ऐसा रिवॉर्ड हम मिस नहीं कर सकते हैं और वो सारे साथ मिलकर चिल्ला रहे होते हैं कि वो बाइजन को मार दें। ये सब सुनकर बाइजन बोल रहा होता है कि जहाँ पर भी मैं जाता हूँ वहाँ पर मेरा वेलकम किया जाता है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा मुझे मारना क्योंकि मैं पीलिंग आर्मी का मेजर जनरल हूँ। तभी पीलिंग आर्मी का सोल्जर बोल रहा होता है कि जो भी हमारे कैप्टन को मारना चाहता है वो आकर मेरी स्वॉर्ड से पूछ सकता है इस बारे में। ये सुनते ही पीलिंग आर्मी के सोल्जर भी जोश अंदर बोल रहे होते हैं कि हम सारे मिलकर कैप्टन को प्रोटेक्ट करेंगे ताकि हम उनकी काइंडनेस को रिपे कर सकें। उसी टाइम चैनितान बोल रहे होते हैं पूरी आर्मी से कि सारे सोल्जर अपनी जगह पर रहो। जाओ जिमो चैनितान से बोल रही होती है क्या तुम डर गए हो। चैनितान बोल रहा होता है कि ट्वाइलाइट बैन के एक्टिवेट होने से पहले कोई भी रैशली एक्ट नहीं कर सकता है और बायचन तुम मेरी बात सुनो। ये कहकर वो उसकी ओर देखता है। अचानक से बायचन अजीब तरीके से हिलना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि जो उसके सामने बायचन खड़ा होता है वो एक बलून का डमी होता है और उसमें से हवा निकलने लग जाती है। ये देखकर जाओ जिमो बोल रही होती है कि उसने एक डमी का यूज करके तुम्हारे जैसे मैजेस्टिक हेवनली बीइंग को बेवकूफ बनाया है जो कि सिर्फ गोल्डन एलिक्सर की स्टेज पर है। तुम्हें वापस अपने घर जाकर रिटायर हो जाना चाहिए जल्द से जल्द। ये बोलकर वो हंसने लग जाती है। वहीं पास में बायचन एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ होता है और कह रहा होता है चैनितान मैं जानता हूँ कि तुम मुझे एज अ बेट यूज करना चाहते हो ताकि तुम सारे वाइल्ड एंड के सोल्जर की अटेंशन को अट्रैक्ट कर सको, लेकिन एज अ एंसेस्टर तुम्हें सारी चीजें मेरे पे अकेली नहीं छोड़नी चाहिए। फिर वो अपनी आवाज चेंज करता है और चैन हितियान की आवाज में बोल रहा होता है कि बाय शाओचन तुम चिंता मत करो, मैं चैन हितियान तुम्हारे साथ पूरी एक्सपेडिशन में रहूंगा। और रही बात इस मॉडल लड़की की यानी कि जाओ जिमो की, तो फिर हम दोनों मिलकर हम इसका जीना हराम कर देंगे ताकि ढंग से खा भी ना पाए और ना चल पाए।
ये सुनते ही जाओ जिमो चैनिटन से बोल रही होती है, क्या तुम अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो? बहुत ही जल्द ये ब्यूरल पैलेस ओपन होने वाला है, क्या तुम उससे पहले मुझसे फाइट करना चाहते हो? चैनिटन गुस्से में कह रहा होता है कि जाओ जिमो ये सब मैंने नहीं बोला है। जाओ जिमो बोल रही होती है कि जितना तुम उसे प्रोटेक्ट करोगे उतना ही मैं उसे मारना चाहूंगी। बायशन बोल रहा होता है कि ये जाओ जिमो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, मेरे लिए कोई भी ग्रज नहीं है इसके अगेंस्ट में, लेकिन फिर भी ये मुझे मारना चाहती है। वो तो अच्छी बात यह है कि मेरे पास मास्क है। ये बोलकर वो अपना मास्क निकालता है, अपने आप को एक बूढ़े आदमी में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। ट्रांसफॉर्म करने के बाद वो वाइल्ड लैंड के सोल्जर के पास जाता है और बोल रहा होता है कि तुम सबको कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। जो भी ये लोग कह रहे हैं, क्या तुम सुन पा रहे हो कि हमें बायशन को ऑफेंड नहीं करना चाहिए? ये इस तरीके से है कि हम किसी ग्रेट वॉल के गॉड को ऑफेंड कर रहे हैं। तुम सारे यंग लोगों, तुम्हें किसी स्टोन को एक्स से नहीं मारना चाहिए। ये बोलकर वो दोबारा अपना रूप चेंज करता है और दूसरे ग्रुप के सोल्जर के पास जाता है और यही सारी सेम बातें वो बोल रहा होता है। इसके बाद वो तीसरी बार रूप चेंज करता है, सोल्जर के पास जाके बोल रहा होता है कि एंसेस्टर्स चाहते हैं कि हम जानबूझकर अपनी जान दे दें। बायशन को मारना तो आसान नहीं है, वो एक मेजर जनरल है पीलिंग आर्मी का। वाइल्ड के सारे सोल्जर इस बारे में बात करने लग जाते हैं। ये सुनकर जाओ जिमो गुस्से में आते और बोल रहे होते हैं कि तुम कैसे टाइगर के बच्चे को पकड़ोगे अगर तुम उसके डेन में नहीं जाओगे तो। इस वजह से मैं बायशन पे एक और बाउंटी ऐड कर रही हूँ और वो है 300 मीडियम ग्रेड का सोल पोशन। बायशन बोल रहा होता है कि 300 ग्रेड का सोल पोशन लग तो नहीं रहा कि ये इतनी बड़ी डील है। एक सोल्जर बोल रहा होता है कि हम इतने छोटे से सोल पोशन के लिए ये सब नहीं करेंगे, क्या हम इसके लिए अपनी जान दांव पर लगाएंगे? जो बायशन है उससे डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बेहतर यही है कि उसे मॉडर्न एंसेस्टर पे छोड़ दिया जाए। हमें नहीं लगता कि हमें उस बायशन के लिए इस मडी वाटर में जाना चाहिए। और वो सारे के सारे रिट्रीट करने की बात कर रहे होते हैं। तभी जाओ जिमो कह रही होती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे जितने भी सोल्जर हैं, चाहे वो किसी भी कैंप से हों, जो भी मेरे पास बायशन का सर लेकर आएगा, मैं उसे 5 एलिमेंट हेवनली बीस्ट सोल की कंप्लीट कॉपी दूंगी। सारे सोल्जर चौंक जाते हैं, बोल रहे होते हैं क्या हमने ये बात बिल्कुल सही सुनी है? वहीं पास में एक पर्सन होता है जो कि ये बात सुनकर मुस्कुराने लग जाता है। बायशन बोल रहा होता है कि ये जाओ जिमो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, मुझे नहीं पता है कि मुझसे कितनी नफरत करती है। अचानक से ग्राउंड में क्रैक होने स्टार्ट हो जाते हैं और जो ब्यूरल पैलेस होता है वो ओपन होने जा रहा होता है। कुछ ही सेकंड में पैलेस ओपन हो जाता है। बायशन ने अपना रूप बदल रखा होता है और वो सारे सोल्जर से बोल रहा होता है कि मैंने अभी बायशन को ब्यूरल पैलेस में जाते हुए देखा है। ये सुनते ही वाइल्ड लैंड के सारे सोल्जर बायशन को मारने के लिए ब्यूरल पैलेस में चले जाते हैं और उनके पीछे पेलिंग आर्मी जा रही होती है ताकि वो बायशन को बचा सके। अंदर दोनों आर्मी के सोल्जर पहुंच गए होते हैं तो फिर दो वाइल्ड लैंड के सोल्जर जो होते हैं वो पेलिंग आर्मी को देख लेते हैं। पेलिंग आर्मी के सोल्जर से फाइट करने जा रहे होते हैं, तभी वाइल्ड लैंड के सोल्जर बोलते हैं कि ये दोनों बायशन नहीं है, हमें कहीं और जाकर ढूंढना होगा, और ये कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। पेलिंग आर्मी के सोल्जर बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं, बोल रहे होते हैं कि इन्होंने हमें इग्नोर कर दिया है। वहीं पास में बायशन खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि ऐसा लगता है देखकर कि अब मैं इस ब्यूरल पैलेस का सेकंड ट्रेजर हूँ। ये जगह सिर्फ फ्लाइंग पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही, यहाँ तक कि मैं अपनी धर्म आई को भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से। ये सिचुएशन बहुत ज्यादा डेंजरस है और ये कहकर वो वहां से जा रहा होता है। तभी वहां पर दो सोल्जर आते हैं और पूछ रहे होते हैं क्या तुमने बायशन को देखा है? बायशन दूसरी साइड इशारा करते बोल रहा होता है कि वो भी वहां पर गया है भागकर। ये सुनते ही वो सोल्जर उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। उसी ब्यूरल पैलेस में एक जगह पर दो बार्बियन आर्मी के सोल्जर एक सोल्जर को मार के उसका जितना भी ट्रेजर होता है वो सारा उससे छीन लेते हैं और कह रहे होते हैं कि भले ही आज हम बायशन को ना पकड़ पाए, लेकिन इन सारे जो अकेले अनलकी गाय है इन सबको पकड़ के इनसे सारे ट्रेजर को चुरा सकते हैं और ये काफी है कि हमें इनसे प्रॉफिट होगा। तभी उनके सामने से एक वॉल हटती है और वहां पर खड़ा होता है बायशन, जिसने कि अपना रूप बदल रखा होता है। बायशन बोल रहा होता है कि तुम दोनों कंटिन्यू करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी वो दोनों सोल्जर बायशन को रोकते हैं, पूछ रहे होते हैं कि तुम जायंट गोस्ट सिटी में कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो, क्या तुम्हारी बॉडी पे कोई मार्क है? बायशन बोल रहा होता है कैसा मार्क, ये बार्बियन आर्मी में बहुत सारे रूल्स हैं। एक सोल्जर बोल रहा होता है क्या तुम्हारे ऊपर मार्क नहीं है? इसका मतलब ये सुनते ही बायशन थोड़ा घबराया और बोल रहा होता है लगता है कि मैं एक्सपोज हो गया हूँ। फिर तभी सोल्जर बोल रहा होता है लगता है कि तुम एज ए कैजुअल कल्टीवेटर हो जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, तो फिर तुम हमारी रॉबरी का शिकार होने वाले हो। ये कहकर वो दोनों से घेर लेते हैं। बायशन बोल रहा होता है क्या वाकई में? वो दोनों लगातार बायशन पर अटैक करते हैं लेकिन एक भी अटैक कामयाब नहीं होता। फिर बायशन उन्हें पंच मारता है और वो दोनों जाके दूर गिर जाते हैं। सोल्जर कह रहा होता है कि इसे डील करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। दूसरा सोल्जर बोल रहा होता है कि तुम डर क्यों रहे हो? डरने की कोई बात नहीं है, वैसे ही मेरे पास एक फायर ट्रिक है, और ये कहकर वो अपनी ट्रिक को यूज कर रहा होता है। बायशन उनकी ओर देखता और कह रहा होता है कि ये तो स्पेशल रिफाइनिंग है, वो भी 6 टाइम। ये बोलकर वो उस 6 टाइम फायर को अपने रिंग में स्टोर कर लेता है। सोल्जर कह रहा होता है कि हम रॉबरी करते हैं लेकिन तुम हमारी चीजों को छीन क्यों रहे हो? ये बोलकर दोबारा अटैक करता है लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता है। फिर बायशन उन दोनों से पूछा होता है क्या तुम दोनों कंटिन्यू करना चाहते? सोल्जर कह रहा होता है कि अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो फिर मैं ह्यूमन कहलाने के लायक नहीं हूँ। ये बोलकर दोबारा अटैक करते हैं तो फिर बायशन अटैक से बचने के लिए अपना वो अम्ब्रेला निकालता है और कह रहा होता है कि आज मैं तुम्हारी आंखें खोल दूंगा। उन दोनों का अटैक नाकामयाब हो जाता है। सोल्जर बोल रहा होता है कि जो ये अम्ब्रेला है उसे 8 टाइम स्पेशल रिफाइन किया गया है, आखिर में ये पर्सन है कौन?
ऐसा लग रहा है देखने में कि ये 3rd ग्रेड का सोल रिफाइनर है, फिर भी इसने एक सोल कल्टिवेटर की तरह कपड़े पहन रखे हैं, ऐसा क्यों? ये सुनता ही बायशन बोल रहा होता है कि अगर तुम जानते हो कि मेरा हाई स्टेटस है तो फिर तुम्हारे पास कोई ट्रेजर है मुझे देने के लिए, अगर है तो फिर जल्द से जल्द बाहर निकालो। वो दोनों बायशन की बात मान जाते हैं और उसको अपना सारा ट्रेजर दे देते हैं। बायशन एक एक करके सारे ट्रेजर को देखकर बोल रहा होता है कि मैंने महसूस किया था स्पेशल वेपन को, लेकिन ऐसा लगता है कि ये वाइल्ड लैंड के हाथों में बहुत अनकॉमन है। क्या इनके पास कोई ऐसा सीक्रेट स्किल है जो कि स्पिरिट रिफाइनिंग से रिलेटेड हो? फिर उसे एक टोकन मिल जाता है। जब वो उसे ओपन करता है तो फिर उसके अंदर कुछ चीजें लिखी हुई होती हैं और वो स्पेशल रिफाइनिंग की टेक्निक होती है। बायशन अपने उन्हें बोल रहा होता है कि ये दोनों मेरे अम्ब्रेला को देखकर ये समझ रहे हैं कि मैं 3rd ग्रेड का सोल रिफाइनर हूँ। सोल्जर बायशन से माफी मांगकर बोल रहे होते हैं कि हमें माफ कर दो, हमने आपको ऑफेंड किया, हम नहीं जानते थे कि आप कौन हो। आपसे हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके साथ रहेंगे और आपकी सेवा करेंगे। बायशन अपने उन्हें बोल रहा होता है कि इन लोगों पर भरोसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन इस टाइम पर वाइल्ड लैंड के सारे सोल्जर मेरे पीछे पड़े हैं तो फिर ये आसान होगा कि मैं इनके साथ अपना भेस बदल कर रहूं। बायशन उन दोनों को उठने के लिए बोलता है। वो दोनों सोल्जर उठते हैं और उसे थैंक यू कहकर कह रहे होते हैं कि अब से हम तुम्हें ही फॉलो करेंगे, अगर चाहो तो आप हमें कोई मैजिकल वेपन भी रिवॉर्ड कर सकते हो। बायशन बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो फिर मैं तुम्हें दे सकता हूँ, और वो है मेरे शब्द। ये कहकर वो उन्हें कुछ बातें बताता है। सोल्जर बोल रहे होते हैं कि हमें बात तो समझ नहीं है लेकिन हम बहुत ज्यादा शॉक में आ गए हैं। तभी वहां पर एक वॉल ओपन होती है और उनके सामने एक पर्सन खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि अब तुम प्रिटेंड करना बंद कर दो, और ये पर्सन होता है जाओ यीशिंग। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड। जाओ यूशिंग बायशन से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो फिर तुम प्रिटेंड करना बंद कर दो। तभी जो दो पर्सन बायशन के साथ में होते हैं उनमें से पर्सन बोल रहा होता है कि ये काफी आर्टिफिशियल लग रहा है। तभी दूसरा पर्सन से चुप कराकर बोल रहा होता है कि तुम ध्यान से उसकी ओर देखो, जो उसके ऊपर इम्प्रिंट है वो जाओ फैमिली का है। ये सुनते ही बायशन पूछ रहा होता है जाओ फैमिली क्या पावरफुल है? फिर वो पर्सन बता रहा होता है कि जो जाओ फैमिली है वो सोल रिफाइनर्स की फैमिली है जिन्होंने किंग जियो के टॉर्चर के अंडर में ये सब स्टार्ट किया। मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पर जाओ फैमिली के यंग मास्टर यानी कि जाओ यीशिंग भी आए हैं और लग रहा है कि ये वही है। तभी जो जाओ यीशिंग की फीमेल कल्टीवेटर होती हैं वो उसके ऊपर कुछ पेटल्स उड़ा रही होती हैं। जाओ यीशिंग आगे बढ़ता है और वो बायशन की ओर देखकर बोल रहा होता है कि मैंने सब देखा, ये वियर्ड कैजुअल कल्टीवेटर। ये सुनते ही बायशन अपने मन में बोल रहा होता है कि ये इंसान इतने आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, मुझे जल्द से जल्द कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी और यहाँ से जाना होगा। जाओ यीशिंग कह रहा होता है कि माना ये वर्ल्ड डिक्लाइन में है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कैट और डॉग अपने आप को सोल रिफाइनर बोलेगा सिर्फ उसके हाथ में अम्ब्रेला होने से। बायशन बोल रहा होता है कि मिस्टर जाओ, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि आप ढंग से बात करो। मैं एंसेस्टर होंग चेन का बिलव्ड जनरल हूँ। अगर आप ट्रबल क्रिएट करना चाहते हैं मेरे लिए तो फिर मुझे डर है कि जायंट कोस्ट सिटी और जियाओ सिटी के बीच में गलत फहमियां हो जाएंगी। जाओ यीशिंग बोल रहा होता है कि तुम अपने एंसेस्टर को यूज करके मुझे ऑप्रेस करना बंद करो, मैं अपनी विशेष आई से किसी को भी टॉर्चर कर देता हूँ। अगर तुम वाकई में सोल रिफाइनर हो तो फिर तुम मुझे अपनी सोल फायर दिखाओ प्रूफ करने के लिए। ये बोलकर वो बायशन पर अटैक कर देता है और बोल रहा होता है कि तुमने किसी को मारा है और उनके इक्विपमेंट को सीज किया है और अब तुम अम्ब्रेला भी वापस नहीं कर रहे हो। जाओ यीशिंग के साथ में जो दो फीमेल कल्टीवेटर होती हैं वो भी बायशन पर अटैक करने लग जाती हैं और साइड में जो दो पर्सन खड़े होते हैं उनमें से पर्सन बोल रहा होता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हम हेल्प करें? तो फिर दूसरा पर्सन बोल रहा होता है कि पहले हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे फिर हेल्प करेंगे। बायशन भी लगातार उनसे फाइट करता और बोल रहा होता है कि लगता है तुम मुझे आसानी से यहाँ से नहीं जाने दोगे। ये बोलकर वो अपनी फ्रिजिड इनकांटेशन यूज करता है और उन दोनों फीमेल कल्टीवेटर को बर्फ में जमा देता है। जाओ यीशिंग इनकांटेशन से बच जाता है और वो अपनी सोल फायर का यूज करता है। बायशन फ्लेम से बचने के लिए अपना पैरोल यानी कि वो अम्ब्रेला निकाल लेता है। वो दोनों पर्सन फायर की ओर घूरकर देखते हैं, बोल रहे होते हैं कि ये तो 9 सोल फायर है। जाओ यीशिंग हंसते हुए बोल रहा होता है कि ये 9 कलर फायर है, इसकी पावर तुम्हारे जैसा जिंदान कल्टीवेटर रेजिस्ट नहीं कर सकता है, अब तुम्हें मरना ही होगा इसके साथ। बायशन कह रहा होता है कि ऐसा नहीं होगा। फिर वो अपने अम्ब्रेला की पावर बढ़ाता है और आसानी से उस 9 कलर फायर को अपने हाथ में ले लेता है। फिर वो जाओ यीशिंग से कहता है कि थैंक यू इस फायर के लिए। वो दोनों पर्सन शॉक में होते हैं तो फिर एक बोल रहा होता है कि हम किसे फॉलो करें। दूसरा पर्सन कह रहा होता है ये जाहिर सी बात है कि जो जीत रहा है इनमें से। बायशन वो फायर लेकर चला जाता है और उसके पीछे पीछे दोनों पर्सन भी जा रहे होते हैं। जाओ यीशिंग गुस्से में होकर बोल रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी चीजें चुराने की कोशिश कर रहे हो। ये बोलकर वो अपना एरो और बो निकाल लेता है और कह रहा होता है कि हमेशा से हम ही दूसरे लोगों की चीजें लेते हैं। बायशन वो दोनों पर्सन पीछे मुड़कर देखते हैं। वो दोनों बोल रहे होते हैं कि जो ट्रेजर है उसे 9 टाइम रिफाइन किया गया है। जाओ यीशिंग अपना वो एरो शूट कर देता है बायशन की ओर। बायशन उस एरो से बचने के लिए अपना अम्ब्रेला बाहर निकाल लेता है। उस एरो की पावर काफी ज्यादा होती है, इस वजह से बायशन अपने अम्ब्रेला के थ्रू उस एरो को ऊपर की ओर भेज देता है। एरो के ऊपर चले जाने के बाद बायशन बोल रहा होता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास ऐसा ट्रेजर है, अब मैं भागकर यहाँ से नहीं जाऊंगा। फिर वो भागकर जाओ यीशिंग की तरफ जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि अब तुम मुझे ये बो दे दो। जाओ यीशिंग एक और एरो निकाल लेता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम वापस आ रहे हो, और वो दोबारा एरो शूट करता है लेकिन बायशन उससे बच जाता है। ऐसे लगातार जाओ यीशिंग एरो शूट कर रहा होता है। बायशन लगातार एरो से बचता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। फिर वो अपना अम्ब्रेला निकाल लेता है और जाओ यीशिंग से कह रहा होता है क्या तुम मुझे प्यार से अपना बो दोगे या फिर मैं तुमसे खुद ही वो ले लूं।
जाओशिंग थोड़ा सा घबराता है और बोल रहा होता है कि ये किस टाइप का गोस्ट है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये कहने के बाद वो अपना फायर सोल एरो निकालता है और बोल रहा होता है कि जो ट्रेजर है इसे 11 टाइम सोल रिफाइनिंग किया गया है। ये बोलकर वो एरो को शूट कर देता है। वो एरो ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर बायशजन उससे निपटने के लिए अपनी अशरा बॉडी को समन कर लेता है। अशरा बॉडी उस एरो की पावर को सप्रेस करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो एरो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इस वजह से बायशजन अपनी फ्रिजिड इनकांटेशन का यूज करता है ताकि वो अशरा बॉडी को नरिश कर सके। अशरा बॉडी के ऊपर आइस की शील्ड आ जाती है। जाओशिंग कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से तुम बच जाओगे। अचानक से एरो की पावर बढ़ जाती है और जो अशरा बॉडी के ऊपर वो शील्ड होती है वो ब्रेक हो जाती है। ये देखकर बायशजन अपना वो अम्ब्रेला निकालता है और उस ड्रैगन यानी कि एरो पर अटैक कर देता है। वो दोनों पर्सन साइड में खड़े होकर ये फाइट देख रहे होते हैं। उनमें से एक बोल रहा होता है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम इन दोनों को ऑफेंड कर दें, यहाँ से भागना ही ठीक होगा। ये बोलकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद बायशजन अपनी लिविंग माउंटेन इनकांटेशन को यूज करता और आसानी से उसकी पावर को सप्रेस कर देता है। जाओ इशिंग उसे देखते ही बोल रहा होता है कि ये मूव मैंने पहले भी देखा है, ये उस ट्रायल के दौरान बायशजन ने यूज की थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बायशजन ही है। पावर को सप्रेस करने के बाद बायशजन वो एरो ले लेता है और बोल रहा होता है कि मुझे लगा था कि मुझे अपने हजारों टेल्समैन का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद बायशजन जाओशिंग से बोल रहा होता है कि तुमने मुझे ये एरो दिया, इसके लिए थैंक यू। जाओशिंग कह रहा होता है कि ये इम्पॉसिबल है। फिर बायशजन बोल रहा होता है कि मैंने कभी इतना पावरफुल वेपन यूज नहीं किया है पहले, मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि अब बिना बो के ये उतना ही पावरफुल होगा। ये बोलकर वो एरो का यूज कर रहा होता है, तभी जाओशिंग वहां से डिसअपेयर हो जाता है। बायशजन कह रहा होता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। जो दोनों पर्सन वहां से भाग गए होते हैं वो भागते भागते एक जगह पर पहुंच जाते हैं। उनके सामने एक पिंक कलर का फॉग होता है चारों तरफ। अचानक से वहां पर अजीब तरीके की आवाजें आ रही होती हैं। उनके सामने कुछ मशरूम अपीयर हो जाते हैं। वो पर्सन मशरूम को किक मारकर बोल रहा होता है मुझे लगा था कि कोई ईवल है, ये तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है, मैं तो इनसे डर रहा था अभी। तभी सारे मशरूम का साइज बड़ा हो जाता है और वो सारे उन दोनों पर्सन पर अटैक कर देती हैं। और भी कई मशरूम आगे की ओर बढ़ती हैं और वो वहां पर पहुंच जाती हैं जहां पर जाओ इशिंग की दोनों फीमेल कल्टीवेटर होती हैं वो बर्फ में जम रखी होती हैं। फिर वो मशरूम उन पर भी अटैक कर देती हैं। जाओशिंग ये पर पहुंच गया था और बोल रहा होता है कि इस बायशजन की वजह से मेरे पास 3 लाइफ सेविंग ट्रेजर थे, लेकिन उसने 2 मुझसे ले लिए हैं और सिर्फ एक ही मेरे पास बचा है। यहाँ तक कि उसने मुझे फोर्स किया कि मुझे अपनी स्पेशल लाइफ को बर्न करना पड़ा और साथ ही में मेरी फैमिली के स्टार मार्क का यूज भी करना पड़ा। ये कहकर वो आगे बढ़ता, उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता और बोल रहा होता है कि यहाँ पर सब जगह डेड एंड क्यों है। दूसरी ओर बायशजन भी आगे की ओर बढ़ रहा होता है और बोल रहा होता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, सब कहाँ चले गए हैं। फिर वो वहीं पर रुकता कह रहा होता है क्यों ना मैं यहाँ पर 9 कलर फायर को रिफाइन कर लूँ अपनी जान बचाने के लिए। ये कहकर वो अपना अम्ब्रेला और वो टर्टल शेल निकालता है, उसे 9 कलर फायर के साथ रिफाइन करने लग जाता है। रिफाइन करते दौरान बायशजन बोल रहा होता है कि अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो फिर मेरे चांस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे कि मैं जाओ इशिंग से वो बो भी ले लूँ। इधर जाओ इशिंग आगे बढ़ रहा होता है, वो रास्ता ढूंढ रहा होता है वहां से निकलने का। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते वो एक जगह पर अपना पैर रखता है और उसका पैर जल जाता है और वो अपने पैर को ठंडा करने के लिए दूर जाता है और अचानक से वो एक दीवार से टकरा जाता है जो कि एक डोर होता है। जैसे ही वो वॉल पीछे हटती है वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद उसे लाइट दिखाई देती है। वो घबराते हुए बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तो सिर्फ रास्ता ढूंढ रहा था, मैं आपको ऑफेंस नहीं करना चाहता था। फिर वो ध्यान से उस लाइट की ओर देखता है और वहां पर बायशजन खड़ा होता है। बायशजन जाओशिंग की ओर देखकर बोल रहा होता है कि तुम तो फिर से यहाँ पर आ गए, तुम्हारा क्या नाम था, शायद याद आया मुझे, गोरिल्ला। अब तुम आ ही गए हो तो फिर तुम मुझे अपना बो भी दे ही दो। जाओशिंग गुस्से में कह रहा होता है कि तुम होगे गोरिल्ला और तुम्हारी पूरी फैमिली होगी गोरिल्ला। ये कहकर वो लगातार उस पर अटैक कर रहा होता है अपने बो और एरो से। बायशजन अपने अम्ब्रेला से बच रहा होता है और बोल रहा होता है कि वाकई में ये 9 कलर फायर बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अटैक करने के बाद जाओशिंग वहां से भाग जाता है और बोल रहा होता है कि मेरा नाम जाओ इशिंग है। भागते भागते जाओशिंग बोल रहा होता है कि 9 कलर फायर उसने वाकई में उसका यूज करके रिफाइन कर लिया है। तभी वो पीछे मुड़ता और देख रहा होता है कि बायशजन उसका पीछा कर रहा होता है। ये देखकर जाओशिंग अपनी स्पीड बढ़ाता है और बायशजन भी अपनी स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन आगे जाकर गलती से उन दोनों की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। बायशजन दूसरी डायरेक्शन में होता है और बोल रहा होता है कि वो कहाँ पर चला गया, अभी तो मेरे सामने ही था। जाओशिंग भी बचते बचाते जा रहा होता है, तभी जैसे ही वो आगे जाता है उसके सामने बायशजन आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे टकरा जाते हैं। जाओशिंग उससे डर जाता है और वो वहां से भाग जाता है। बायशजन भी उसके पीछे जा रहा होता है। उनके जाने के बाद वहां पर बहुत सारे मशरूम हिलने लग जाते हैं। भागते भागते जाओशिंग थक जाता है और बोल रहा होता है कि ये बायशजन इतना तेज क्यों है, लेकिन इस बार आखिरकार मैंने उसे छुटकारा पा ही लिया है। जाओशिंग को भी अचानक से वो आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। फिर उनका पीछा करते हुए एक डायरेक्शन में जाता है और वहां पर उसे उसकी 2 फीमेल कल्टीवेटर दिखाई देती हैं और वो उनसे बोल रहा होता है कि तुम कहाँ पर गई थी, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम बोल क्यों नहीं रही हो। ये बोलकर वो उनके पास जाता है, उनके शोल्डर पे हाथ रख देता है। जैसे वो दोनों फीमेल कल्टीवेटर पीछे मुड़ती हैं, जाओशिंग देखता है कि उन दोनों की बॉडी के अंदर मशरूम होते हैं और वो दोनों बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह एक्ट कर रही होती हैं। जाओशिंग काफी ज्यादा डर जाता है। तभी बायशजन की आवाज आती है और बोल रहा होता है कि तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो, तुम मुझसे बच नहीं पाओगे।
बाय शासन उसके पास पहुंच जाता है। फिर वो देखता है कि चारों ओर जितने मशरूम होते हैं उनका साइज बड़ा हो जाता है और वो हिलना स्टार्ट कर देते हैं। जाओ इशिंग और बाय शासन दोनों चारों ओर से घिर गए होते हैं मशरूम से। फिर वहां पर उन दोनों पर्सन की बॉडी भी आई थी जो कि वहां से भाग गए होते हैं। उन दोनों को देखकर जाओ इशिंग अपनी बो का इस्तेमाल करता है उनको मारने के लिए। बाय शासन ने भी अपनी स्वॉर्ड निकाल रही होती है और उन सारे मशरूम को काट रहा होता है, लेकिन जितनी बार वो काटता है वो उतना ज्यादा ही ग्रो हो जाते हैं। इस वजह से वो अपनी स्वॉर्ड फेंकता है और वहां से भागने लग जाता है। जाओ इशिंग लगातार एरो शूट कर रहा था और बोल रहा होता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है बाय शासन। बाय शासन भाग रहा होता है और मशरूम उसका पीछा कर रहे होते हैं। अचानक से बाय शासन रुकता है और वो अपना टेल्समैन मशरूम के ऊपर फेंक देता है। जैसे वो टेल्समैन ब्लास्ट हो रहे होते हैं वो उन मशरूम को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। ये देखकर जाओ इशिंग को आइडिया आता है। फिर वो भी अपने टेल्समैन का यूज करता है जो कि इचिंग का टेल्समैन होता है। मशरूम पे वो टेल्समैन चिपक जाने के बाद वो हंसने लग जाता है। ये देखकर दूसरे मशरूम अट्रैक्ट होते हैं और वो उस मशरूम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जाओ इशिंग एक और इचिंग टेल्समैन बाहर निकालता है और बाय शासन की ओर देख रहा होता है कि वो कैसे टेल्समैन से फाइट कर रहा होता है उन सारे मशरूम से। फिर जाओ इशिंग अपना बो और एरो निकाल लेता है और वो अपने एरो में इस टेल्समैन को फंसा देता है और कह रहा होता है कि बाय शासन थैंक यू तुम्हारी एडवाइस के लिए। ये बोलकर वो एरो को बाय शासन की ओर शूट कर देता है। बाय शासन लगातार उन सारे मशरूम को टेल्समैन से डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। एक और मशरूम का ग्रुप बाय शासन को चारों ओर से घेर लेता है। इस वजह से बाय शासन बहुत सारे टेल्समैन निकालता है उन सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए और अपनी पावर का यूज करता है ताकि वो उन सबको चिपका सके। उस पावर की ऑरा की वजह से जो टेल्समैन लगा हुआ होता है एरो पे वो निकलकर जाओ इशिंग पे जाके चिपक जाता है। जाओ इशिंग को इचिंग स्टार्ट हो जाती है और वो जोर जोर से हंस रहा होता है। बाय शासन काफी हैरान होता है तो फिर जितने मशरूम होते हैं वो सारे जाओ इशिंग की ओर जाने लग जाते हैं। बाय शासन बोल रहा होता है कि तुम अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो मेरे लिए। मैंने सोचा नहीं था, फिर भी थैंक यू, मैं वेट करूंगा तुमसे वो लेने के लिए। ये बोलकर वो वहां से भाग जाता है। जाओ इशिंग पूरी तरीके से मशरूम में दब गया होता है और बोल रहा होता है कि ये सब बाय शासन की वजह से हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर मर नहीं सकता हूँ। ये कहते हैं उसके हाथ पे एक साइन होता है जो कि शाइन करने लग जाता है और वो वहां से दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है। जाओ इशिंग कह रहा होता है कि मेरी 9 कलर फायर, मेरा फायर सोल एरो और मेरे स्टार मार्क की पावर। फिर वो देखता है कि उसके सामने से बाय शासन भाग कर आ रहा होता है, उसका मशरूम पीछा कर रहे होते हैं। जाओ इशिंग बोल रहा होता है कि इम्पॉसिबल है, मैं कितना भी दूर चले जाऊं ये मेरे पास ही पहुंच जाता है। ये बाय शासन अपने आप में ही एक डिजास्टर है। मुझे कोई भी ट्रेजर या फिर बाउंटी नहीं चाहिए, प्लीज इस डिजास्टर को मुझसे दूर रखो, मैं इससे दोबारा नहीं मिलना चाहता हूँ। अचानक से जाओ इशिंग के सामने एक वॉल आ जाती है जिससे कि बाय शासन को अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ जाती है और जाओ इशिंग उससे बच जाता है। जाओ इशिंग बहुत ज्यादा खुश होता है और बोल रहा होता है कि अब मुझे इस मेज में रहने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम्हें गॉड ही पनिश करेगा बाय शासन। इधर बाय शासन अभी भी भाग रहा होता है और बोल रहा होता है कि मशरूम क्या तुम मुझे चेस करना बंद कर सकते हो। तभी बाय शासन के सामने एक और वॉल का डोर बंद होने जा रहा होता है। ये देखकर बाय शासन अपनी स्पीड बढ़ाता है और वो तेजी से उस वॉल के पार चला जाता है। वो वॉल क्लोज हो जाती है जिससे कि वो सारे मशरूम उसी साइड में रह जाते हैं। बाय शासन उन सारे मशरूम से बचने के बाद राहत की सांस लेता है। फिर वो देखता है कि उसके सामने एक पर्सन जा रहा होता है और वो पर्सन होता है सोंचे। ये देखकर बाय शासन सोंचे के पास जाता है और उससे बोल रहा होता है कि आखिरकार हम दोबारा मिल गए। सोंचे कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। फिर बाय शासन बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। सोंचे दोबारा कुछ भी नहीं बोलता और वो आगे की ओर जा रहा होता है। तभी बाय शासन बोलता है कि अब मुझे याद आया। ये कहकर वो अपने असली रूप में आता है और सोंचे के सामने जाकर बोल रहा होता है क्या तुम मुझे पहचान पा रहे हो, मैं बाय शासन हूँ। सोंचे अब भी कोई जवाब नहीं देता है। इस वजह से बाय शासन सोंचे को पकड़ता है और वो देख रहा होता है कि सोंचे की चेस्ट पर पेपरमैन लगा हुआ होता है जो कि उसे कंट्रोल कर रहा होता है। बाय शासन बोल रहा होता है लगता है कि ये सोंचे पॉजेस्ड है। ये बोलकर वो पेपरमैन को टच करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उस पेपरमैन से एक इवल ऑरा बाहर निकलता है जिस वजह से बाय शासन अपना हाथ उससे दूर कर लेता है। इसके बाद बाय शासन अपनी धर्माई का यूज करता है ताकि वो पेपरमैन के अंदर झांक सके। वो इस चीज में कामयाब तो हो जाता है लेकिन जो पेपरमैन का ऑरा होता है वो काफी इवल होता है जिस वजह से बाय शासन के सर में दर्द होने लग जाता है। साथ ही में उसकी आंखें बंद हो जाती है। फिर वो अपनी आंखें खोलता और देखता है कि उसके सामने सोंचे नहीं होता है। सोंचे को ढूंढने के लिए बाय शासन सामने की डायरेक्शन में भाग रहा होता है। आगे जाकर वो देखता है कि वहां पर कई और भी ऐसे कल्टीवेटर होते हैं जिन्हें की पेपरमैन ने कंट्रोल कर रखा होता है। वो सारे कल्टीवेटर सामने की ओर जा रहे होते हैं। इस वजह से बाय शासन भागकर आगे की ओर जाता है और वो देखता है कि वहां पर कई कल्टीवेटर हवा में होते हैं और उन सारे कल्टीवेटर के सामने एक बहुत ही बड़ी बॉल होती है। बाय शासन रुकता है, उसके हाथ में एक कल्टीवेटर के कपड़े आ जाते हैं। कपड़ों को देखने के बाद बाय शासन देख रहा होता है कि उस बॉल के सामने जितने भी कल्टीवेटर होते हैं वो सारे गायब हो गए होते हैं। उनके गायब हो जाने के बाद एक और ग्रुप का कल्टीवेटर ऊपर की ओर आता है उस बॉल के सामने और अचानक से उन सारे कल्टीवेटर की जो सोल होती है उस बॉल की तरफ जाने लग जाती है। ये देखकर बाय शासन बोल रहा होता है कि ये बॉल तो लाइफ इनहेल कर रही है इन सारे कल्टीवेटर की सोल को एक्सट्रैक्ट करके। क्या इस पेपरमैन के पीछे कोई पर्सन है? फिर बाय शासन याद कर रहा होता है कि उसके साथ भी सेम ऐसा ही हुआ होता है जब वो एबेस ऑफ वायलेंस स्वॉर्ड में गया होता है। वहां पर एक छोटी लड़की की इविल स्पिरिट ने बाय शासन की सोल निकालने की कोशिश की होती है। बाय शासन बोल रहा होता है कि ऐसा ही सेम रिवर डिफाइंग सेक्ट की सिमेट्री में भी हुआ था। दूसरी ओर जाओ जिमोई मेज में पहुंच गई होती है और वो कह रही होती है कि इस ट्रिप में जो हेवन और ह्यूमन बीइंग की सोल है वो सेकंड है। अगर मुझे क्यू यांग स्टोन टैबलेट मिल गया उसमें लिखे हुए वर्ड्स को देखकर मैं करंट जायंट गोस्ट सिटी को स्टेबलाइज कर सकती हूँ। ये बोलकर वो आगे की ओर बढ़ रही होती है। तभी वो रुक जाती है और देखती है कि उसके सामने
बहुत सारे मशरूम होते हैं। वो सारे मशरूम एक साथ जाओ जिमो पर अटैक करने जा रहे होते हैं। तभी जाओ जिमो अपनी पावर का यूज करती उन सारे मशरूम को जला देती है और आराम से आगे की ओर जा रही होती है। तभी एक लड़की की आवाज आती है, वो बोल रही होती है कि तुम काफी बुरी सिस्टर हो। जिस डायरेक्शन से आवाज आती है जाओ जिमो उस तरफ अटैक करती है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता है। फिर दोबारा उस लड़की की आवाज आती है, वो बोल रही होती है कि तुम कैसे मेरे चिल्ड्रन को बुली कर सकती हो। ये बोलकर वो लड़की धीरे धीरे जाओ जिमो की ओर बढ़ रही होती है। जाओ जिमो से देखकर बोल रही होती है कि तुम ही हो इवल क्रिएचर। ये वही छोटी लड़की की स्पिरिट होती है जो कि बा शाओचन को एबेस ऑफ फाइनेंस वर्ल्ड में मिली होती है। उस लड़की के हाथ में एक मशरूम होता है और वो जाओ जिमो से बोल रही होती है कि तुम्हारा मुंह भी एक चाकू की तरह तेज है, तो फिर तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तभी जो उसके हाथ में मशरूम होता है वो तेजी से चिल्लाता है। उस मशरूम के चिल्लाने की वजह से जाओ जिमो के चारों ओर इल्यूजन बन जाता है। उस इल्यूजन में जाओ जिमो को कई सारे मशरूम की स्टेम ने जकड़ रखा होता है और धीरे धीरे वो उसकी बॉडी पे कब्जा कर रहे होते हैं। फिर जाओ जिमो कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करती है और उस इल्यूजन को ब्रेक कर देती है। ये देखकर जो स्पिरिट होती है वो बोल रही होती है कि लगता है सिस्टर काफी गुस्सा हो गई है, तुम्हारा फेस देखने से बेटर है कि मैं किसी आइस क्यूब का फेस देख लूं। इधर बा शाओचन उसी जगह पर होता है, वहां पर वो सारे कल्टीवेटर को देख रहा होता है। फिर कह रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द सोंचे को ढूंढना होगा और तभी से सोंचे तक जाता है। सोंचे की बॉडी हवा में होती है और जो पेपरमैन होता है वो सोंचे की सोल को एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद वो सोल उस बॉल की तरफ जा रही होती है। बा शाओचन भागना स्टार्ट करता है, अपनी पिल निकालकर बोल रहा होता है कि तुम्हें लाइफ चाहिए तो फिर मैं तुम्हें तैयार हूँ देने के लिए। ये बोलकर वो अपनी पिल वहां पर फेंक देता है और जैसे वो पिल ब्लास्ट होती है वो सारे पेपरमैन कल्टीवेटर से हट जाते हैं। नीचे जो कल्टीवेटर होते हैं वो एक एक करके बेहोश होकर नीचे गिरने लग जाते हैं। सोंचे की सोल उस बॉल की तरफ जा रही होती है, तभी जो उसकी बॉडी में पेपरमैन लगा होता है वो हट जाता है और वो सोल वापस सोंचे की बॉडी में चली जाती है। बॉडी में सोल वापस जाने के बाद वो बॉडी नीचे गिरती है और बा शाओचन उसे कैच कर लेता है। सोंचे को भी होश नहीं आया होता, इस वजह से बा शाओचन उसे पिल खिलाता है और उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी कुछ ही मिनट बाद सोंचे को होश आ जाता है। फिर वो बा शाओचन से बोल रहा होता है कि तुम मुझसे दूर हट जाओ। बा शाओचन बोल रहा होता है कि तुम ट्रबल मत क्रिएट करो, क्या तुम नहीं देख पा रहे हो अपने आसपास, क्या तुम भी इन्हें ज्वाइन करना चाहते हो। ये सुनकर सोंचे अपने आसपास देखता है और अचानक से जितने भी कल्टीवेटर वहां पर होते हैं वो सारे उड़ जाते हैं और उनकी बैक पर एक थ्रेड बंधा हुआ होता है और वो सारे थ्रेड उसी बॉल से अटैच होते हैं। वो बॉल उन सारे कल्टीवेटर को एक कठपुतली की तरह यूज कर रहा होता है। बा शाओचन बोल रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो, तुम यहाँ से चले जाओ। ये बोलकर वो सोंचे को वहां से बाहर फेंक देता है। वो सारे कल्टीवेटर बा शाओचन पर अटैक करने जा रहे होते हैं, तभी बा शाओचन अपनी इनकांटेशन का यूज करके उन सबको फ्रीज कर देता है। फिर भी जो पेपरमैन होते हैं वो बा शाओचन का पीछा कर रहे होते हैं, उनसे बचने के लिए वो भी भागना स्टार्ट करता है। सोंचे उन सारे पेपरमैन से बचने के लिए उन पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन उनके अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा होता उन पे। इस वजह से बा शाओचन उन सारे पेपरमैन को जलाने की कोशिश करता है। जब वो पेपरमैन जल रहे होते हैं बा शाओचन खड़े होकर बोल रहा होता है, लगता है कि ये ट्रिक काम कर गई है। तभी सोंचे बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर मत रुको, भागना स्टार्ट करो और सोंचे वहां से भाग जाता है बोलकर। फिर बा शाओचन ध्यान से देखता है कि उन पेपरमैन में आग लगी होती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ होता और ये देखकर वो भागना स्टार्ट कर देता है। वो सारे जलते हुए पेपरमैन अभी भी बा शाओचन और सोंचे का पीछा कर रहे होते हैं। दूसरी ओर जाओ जिमो इवल स्पिरिट पर अटैक कर रही होती है, लेकिन वो उसके अटैक से बार बच जा रही होती है और वहां पर लगातार जो मेज होती है वो चेंज होती जा रही होती है। इस वजह से जाओ जिमो काफी कंफ्यूज होती है। तभी अचानक से वो इवल स्पिरिट जाओ जिमो के सामने आती है और वो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन जाओ जिमो उससे बच जाती है। फिर दोबारा वो मेज बंद हो जाती है। फिर जाओ जिमो दूसरी साइड से अटैक करते उस इवल स्पिरिट पे और वो इवल स्पिरिट बच जाती है। बचने के बाद वो दोनों एक दूसरे मेज में जाते हैं और वहां पर एक दूसरे पर लगातार अटैक कर रहे होते हैं। अटैक करते दौरान जब हल्का सा जाओ जिमो का ध्यान भटकता है, तभी वो इवल स्पिरिट जाओ जिमो को जकड़ लेती है और उसकी सोल को सक करने की कोशिश कर रही होती है। जाओ जिमो अपनी पावर का यूज करके उसे हटाती है और बोल रही होती है कि तुम मेरी लाइफ को इनहेल करना चाहती हो, वो भी मेरी सोल को कंट्रोल करके, तुम एक एलियन मॉन्स्टर हो। वो इवल स्पिरिट बोल रही होती है, लगता है कि रिकवरी की पावर उतनी नहीं है कि किसी में हेवनली बीइंग को एक ही बाइट में अब्सॉर्ब कर सकूं, लगता है इस बार मुझे और ज्यादा एफर्ट लगाना होगा। जाओ जिमो कह रही होती है कि तुमसे मिलना काफी रेयर है यहाँ पर, लगता है अब तुम्हें और मुझे एक सीरियस फाइट करनी ही होगी। वो इवल स्पिरिट हंस रही होती है और बोल रही होती है कि लगता है मेरी सिस्टर को काफी नॉलेज है। इधर बा शाओचन अभी बचते बचाते उस पेपरमैन से भाग रहा होता है। वहीं पास से जाओ इशिंग गुजर रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये मेज बहुत ज्यादा अनलकी है, यहाँ पर मैंने अपनी फैमिली के टेलीपोर्टेशन सीक्रेट टेक्निक को कई बार यूज कर लिया है, अगर मैं दोबारा उस मैडमैन से मिला तो फिर मेरे लिए बैड लक होगा। तभी जाओ इशिंग के सामने से बा शाओचन गुजर जाता है। बा शाओचन को देखते ही जाओ इशिंग छुप जाता है और बोल रहा होता है कि वो तो बा शाओचन था, मैं दोबारा कैसे इसे मिल गया। इधर बा शाओचन भागते भागते अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और उसके सामने से सोंचे आ रहा होता है जिसका पीछा कर रहे होते हैं पेपरमैन। फिर बा शाओचन अपने कुछ टेल्समैन निकालकर बोल रहा होता है कि लगता है कि तुमसे छुटकारा नहीं पा पाए हो, ऐसा करो सोंचे कि तुम मेरी हेल्प करो, तुम इन सारे टेल्समैन को बाइंड कर लो। ये बोलकर वो सारे टेल्समैन सोंचे की ओर फेंकता है, वो दोनों मिलकर एक बहुत ही बड़ी टेल्समैन की रोप बना लेते हैं। फिर वो रोप का इस्तेमाल कर कर उन सारे पेपरमैन को उन रोप में बांध देते हैं। वो सारे जलते हुए पेपरमैन एक बहुत ही बड़ी बॉल बन गए होते हैं और उनको उन सारी रोप ने बांध रखा होता है। बा शाओचन बोल रहा होता है कि अभी भी ये पेपरमैन स्टेबल नहीं है, मेरा जो स्पेल है इसे सप्रेस कर सकता है। तभी सोंचे के सामने एक वॉल आ जाती है। सोंचे बोल रहा होता है कि बा शाओचन तुम अपना ध्यान रखना। बा शाओचन बोल रहा होता है कि तुम अपना ध्यान रखना, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसी टाइम बा शाओचन पे कोई अटैक करता है एक एरो से। बा शाओचन देखता है कि वो पर्सन होता है जाओ इशिंग।
उसे देखकर बायशन बोल रहा होता है कि गोरिल्ला तुम दोबारा आ गए हो। जाओशिंग बोल रहा होता है कि तुम मुझे गोरिल्ला बोल रहे हो, इसका मतलब कि जो पर्सन डिस्गाइज में था वो तुम ही थे, और अब तुम ध्यान रखना कि आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। ये बोलकर वो लगातार बायशन पर अटैक करता है, लेकिन बायशन उन सारे अटैक से बच रहा होता है। आखिर में एक एरो जाकर उस बॉल पे लग जाता है, जिस वजह से वो बॉल थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है और जो टेल्समैन की रोप होती है वो टूट जाती है और वो बॉल बायशन के ऊपर गिरने वाली होती है। जाओशिंग कह रहा होता है कि अगर तुम मर जाओगे इससे अच्छा मेरे लिए क्या ही होगा, और जितना भी ट्रेजर तुमने मुझसे लिया है वो मुझे वापस मिल जाएगा, और शायद तुम 5 एलिमेंट हेवनली सोल को भी चेंज कर सकते हो। ये बोलकर वो दोबारा बायशन पे एक एरो से अटैक कर देता है। बायशन कह रहा होता है कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे अपनी जान बचानी है। ये कहकर वो टेल्समैन की वो रोप पकड़ता है और उस बॉल को घुमाकर जाओशिंग की तरफ फेंक देता है। वो बॉल जाके एरो से टकरा जाता है, लेकिन जो एरो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर वो बॉल जाके सीधा जाओशिंग के पास चला जाता है। जाओशिंग के हाथ में जो निशान होता है वो अभी भी एक शील्ड तैयार करता है और उस पेपरमैन से बचाने की कोशिश कर रहा होता है जाओशिंग को, लेकिन पेपरमैन का ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल होता है। जाओशिंग बोल रहा होता है कि अब मुझे कोई भी ट्रेजर नहीं चाहिए, मैं बस यही मांग रहा हूँ कि अब से मैं बायशन को इस लाइफ में नहीं देखना चाहता हूँ। तभी अचानक से जाओशिंग वहां से गायब हो जाता है। वो सारे पेपरमैन डिस्ट्रॉय हो गए होते हैं। बायशन ये देखकर बोल रहा होता है कि वाकई में गोरिल्ला मेरा लकी स्टार है। फिर वो बो करता है और बोल रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, मैं आशा करता हूँ कि हम दोबारा ऐसे मिल सकें कहीं और। दूसरी ओर इविल स्पिरिट फाइट कर रही होती है, तभी वो अपने पेपरमैन के थ्रू बायशन को देख लेती है। फिर इविल स्पिरिट कह रही होती है, लगता है कि जो मेरा गेस्ट है वो यहीं पास में है। ये कहकर वो जाओ जिमो से बोल रही होती है कि सॉरी, आज के लिए इतना ही, मुझे यहाँ से जाना होगा। ये बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। इधर बायशन अभी भी मेज में घूम रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये मेज बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर मैं यहाँ पर रहा तो फिर शायद मैं दोबारा किसी मॉन्स्टर से मिल जाऊँ। तभी बायशन को सामने की ओर से एक लाइट दिखाई देती है और उस डायरेक्शन की ओर चला जाता है। पास पहुंचकर बायशन बोल रहा होता है कि कहीं ये एग्जिट तो नहीं है। बायशन अंदर जाकर रुकता है और बोल रहा होता है कि ये जगह पहले की तरह सेम है जहाँ पर वो सारे पेपरमैन थे, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। धीरे धीरे करके बायशन अपने स्टेप बढ़ा रहा होता है और उसके पीछे वो सारे पेपरमैन आ रहे होते हैं। बायशन बोल रहा होता है कि ये प्लेस बिल्कुल सिमिलर तो लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दोबारा यहाँ पर वापस आ गया हूँ। तभी वो सारे पेपरमैन बायशन की बॉडी पे चिपक जाते हैं। बायशन की हालत थोड़ी खराब हो जाती है और बोल रहा होता है कि लगता है ये सारे मेरी सोल को सक करने आए हैं। ये कहकर वो नीचे गिर जाता है। तभी बायशन के सामने वो इविल स्पिरिट आ जाती है और बोल रही होती है कि ब्रदर, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। उस इविल स्पिरिट को देखकर बायशन डर जाता है और बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इविल स्पिरिट बोल रही होती है कि मेरे ख्यालों में हमेशा तुम ही रहते हो, तो फिर तुम जहाँ पर भी जाओगे मैं वहाँ पर पहुंच जाऊंगी। बायशन कह रहा होता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक पर्सन है जिसका नाम है जाओशिंग, वो काफी ज्यादा इनोसेंट और इंटरेस्टिंग भी है, तुम जाके उससे मिलो। ये बोलकर वो भाग रहा होता है और अचानक से वो गिरने वाला होता है। तभी उसे वानर संभाल लेती है। बायशन ध्यान से देखता है और बोल रहा होता है कि वानर, अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जल्दी से तुम यहाँ से बाहर चली जाओ, यहाँ पर एक इविल स्पिरिट है। ये बोलकर वो अपने पीछे देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। तभी वानर उसके करीब जाती है और बोल रही होती है कि मैं हमेशा से तुम्हारे साथ थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब वानर एबेस ऑफ फॉलन स्वॉर्ड में गई थी, वहां पर जाओ राव ने वानर को मार दिया होता है। इसके बाद इस इविल स्पिरिट ने वानर की बॉडी पे कब्जा कर लिया होता है। असल में ये इविल स्पिरिट घोस्ट मदर के लेफ्ट आर्म की इनकारनेशन होती है, जो कि एटर्नल लैंड से आई होती है। बायशन बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और वो वानर से दूर जाके बोल रहा होता है कि आखिर में तुम हो कौन। वानर कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है। बायशन बोल रहा होता है कि तुम वो इविल स्पिरिट हो, इस वजह से जब भी मैं तुम्हारे करीब आता था मुझे कुछ अलग सी फीलिंग आती थी, और आखिर में ये साबित हुआ कि तुम वानर नहीं हो। इसके बाद वानर यानी कि इविल स्पिरिट बायशन का हाथ पकड़ती और बोल रही होती है कि तुम मुझे फॉलो करो। बायशन बोल रहा होता है कि वानर जा चुकी है। वो इविल स्पिरिट कह रही होती है कि क्या फर्क पड़ता है कि मैं वानर हूँ या फिर नहीं, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद वो इविल स्पिरिट बायशन को एक बहुत ही बड़ी फ्लोर पर लेकर जाती है और बोल रही होती है कि तुम इस मेज से बाहर जाना चाहते हो ना, ये जगह सेकंड फ्लोर की एंट्रेंस है। और सॉरी, मैं तो भूल गई थी, अब मुझे याद आया, अभी भी तुम्हारी बॉडी पे वो सारे पेपरमैन चिपके हुए हैं। ये बोलकर वो बायशन के पास जाती है और उसके गाल पे किस कर लेती है। किस करने के बाद गाल पे थोड़ी सी आइस जमती है और जितनी भी वो सारे पेपरमैन होते हैं वो बॉडी से हट जाते हैं। उन सारे पेपरमैन के हट जाने के बाद बायशन इविल स्पिरिट को दूर करता है। उन सारे पेपरमैन के हट जाने के बाद बायशन इविल स्पिरिट को दूर करता है। अचानक से वो फ्लोर एक्टिवेट हो जाता है और वो फ्लोर नीचे की ओर जा रहा होता है, जिसमें कि बायशन बैठा हुआ होता है। बायशन बोल रहा होता है कि तुमने मेरी हेल्प क्यों की है। इविल स्पिरिट बोल रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे से रहो। इस टॉम में जो चीज़ है वो तुम्हें स्ट्रांग बना सकती है, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द स्ट्रांग बनना होगा। मुझे डर है कि अगली बार अगर हम मिले ऐसे तो फिर मैं शायद तुम्हें ऐसे ट्रीट ना करूं। अब वो फ्लोर नीचे की ओर पहुंच गया होता है। तभी बायशन देखता है कि उसके सामने काफी सारे बबल्स एक चीज से अटैच होते हैं। उन बबल्स में बहुत सारे कल्टीवेटर होते हैं। फिर बायशन ध्यान से देखता है उन सारे बबल्स की ओर और उसे दिखाई देता है कि उन बबल में चेन युशन और जाओ तियानजो भी कैद होते हैं। उसी जगह पर बायशन के पीछे जाओ में पहुंच जाते हैं, वो ये सब देख रही होती है। वहां पर पहुंचने के बाद अनाउंसमेंट की जा रही होती है कि जो सेकंड लेयर है ट्रायल की वो शुरू हो गई है। जो इस लेवल को कंप्लीट कर लेंगे
वो क्वालिफाई हो जाएंगे कि वो ब्यूरियल पैलेस के थर्ड लेयर पे जा सकें। वहां पर पहुंचकर सेलेस्टियल बीइंग की सोल को ऑब्टेन करना है। एक बार हेवनली सोल को बाहर निकाल दिया तो फिर सेकंड लेवल का ट्रायल टर्मिनेट हो जाएगा और उसी टाइम तुरंत ट्रांसमिशन भी बंद हो जाएगा। ये सुनकर बायजन बोल रहा होता है कि इसका मतलब ये है कि अगर मुझे अपने साथी डिसाइपल को बचाना है तो फिर मुझे इस ट्रायल पे फर्स्ट प्लेस पे आना होगा और उसके बाद मैं हेवनली बीइंग की सोल को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। बायचाचन के नीचे पहुंचते ही वहां पर 5 अलग अलग तरीके के बहुत बड़े टैबलेट आ जाते हैं और वो पांचों टैबलेट अलग ट्रायल्स के होते हैं। बायचाचन कह रहा होता है कि मैं इनमें से कोई भी ट्रायल चूज कर सकता हूँ। पहला होता है ट्रायल ऑफ कॉम्बैट सेंस, दूसरा होता है ट्रायल ऑफ सुपरनेचुरल पावर, तीसरा होता है वेपन रिफाइनिंग ट्रायल और अगला होता है मेडिसिन रिफाइनिंग ट्रायल। उन्हें देखकर बायचाचन आगे बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है कि अगर मैं पहले में गया तो फिर शायद मैं मारा जाऊंगा। मेडिसिन रिफाइनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, शायद मैं कोई शॉर्टकट ले सकता हूँ। तभी जाओ जिमो की आवाज़ आती है और बोल रही होती है कि ओह फिर तुम यहाँ पर छुपे हो। ये कहने के बाद वो अपने ऑरा का इस्तेमाल करती है जिससे कि बायचाचन नील डाउन हो जाता है। बायचाचन बोल रहा होता है कि यहाँ पर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। तभी जाओ जिमो अपना हंटर निकालती है और कह रही होती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर एम्पायर क्यू का ट्रेजर लेने आए हो। बायचाचन अपने उन्हें बोल रहा होता है कि जाओ जिमो का प्रेशर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये अनमैचेबल है। जाओ जिमो कह रही होती है कि बायचाचन तुमने अपनी जान काफी टाइम तो बचा ली है। इसके बाद बायचाचन बोल रहा होता है कि सिस्टर होंगचेन प्लीज रुक जाओ। फिर जाओ जिमो अपना ऑरा हटा लेती है। फिर बायचाचन खड़ा होकर बोल रहा होता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे सामने जो तुम्हारा हेवनली रियलाम है, मेरा कोई चांस भी नहीं है तुमसे जीतने का, लेकिन मैं ग्रेट वॉल की ग्लोरी को बेयर करता हूँ। मैं मरने को तैयार हूँ लेकिन शर्मिंदा होने को नहीं। पास्ट में वॉर का कोई भी लेन बायचाचन के चारों ओर एक बबल तैयार हो जाता है और वो हंटर उसका कुछ भी नहीं कर पाता। फिर वो बबल नीचे लैंड होता है और बायचाचन राहत की सांस लेता है। जाओ जिमो बबल के पास से गुजर रही होती है। बायचाचन कह रहा होता है कि मैं उससे हिट होने ही वाला था, वो तो शुक्र है कि मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी, तुम ट्रायल के दौरान मुझे टच भी नहीं कर सकती हो। जाओ जिमो भी एक टैबलेट को टच करती है और बोल रही होती है कि पहले मैं ट्रेजर लूंगी उसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगी। जाओ जिमो के चारों ओर बबल आ जाता है। बायचाचन कह रहा होता है कि तुम ये सब करने को तैयार हो मुझे मारने के लिए, चलो ठीक है फिर मैं तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ, इस ट्रायल को मैं तुमसे पहले जीत कर रहूंगा। जाओ जिमो बोल रही होती है कि तुम इसे करोगे, आज तक कोई भी इस मिस्ट्री को सुलझा नहीं पाया है। बायचाचन मुस्कुराकर बोल रहा होता है कि चलो वेट करते हैं और देखते हैं। जाओ जिमो बोल रही होती है कि तुम अपनी एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। इसके बाद वो दोनों बबल ऊपर की ओर चले जाते हैं जहाँ पर वो सारे बबल मौजूद होते हैं। फिर बायचाचन एक जगह पर एंटर करता है और वो होता है स्पिरिट रिफाइनिंग ट्रायल का पैलेस। वहां पर अनाउंसमेंट की जा रही होती है कि जो ट्रायल की लिस्ट है वो सक्सेस को काउंट करेगी एज अ ट्रायल एजेंट। जो भी मटेरियल होगा इस ट्रायल में वो सारे फूड के सिमुलेशंस होंगे और ट्रायल खत्म होने के बाद जो भी मटेरियल है वो डिसअपेयर हो जाएगा। ये सुनकर बायचाचन अपना वो टर्टल शेल निकालता और बोल रहा होता है कि आज दोबारा मुझे तुम पर रिलाई होना पड़ेगा। फिर वो आगे की ओर देखता है और अचानक से उसके सामने एक फर्नेस अपीयर हो जाती है। बायचाचन बोल रहा होता है कि ये मुझे ट्रायल के लिए एक फर्नेस भी दे रहे हैं लेकिन मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो फर्नेस को उठा देता है और उसकी जगह पर अपना वो टर्टल शेल रख देता है। अचानक से वहां पर एक लीफ अपीयर होती है और वो जाके उस टर्टल शेल में गिर जाती है। बायचाचन बोल रहा होता है कि मुझे इस सूखी हुई लीफ की स्पिरिट को रिफाइन करना है। अब बायचाचन रिफाइनिंग स्टार्ट कर देता है। दूसरी ओर जाओ जिमो अपने ट्रायल में पहुंच गई होती है और वो ट्रायल होता है कॉम्बैट स्ट्रेंथ का। वहां पर भी अनाउंसमेंट की जा रही होती है कि जितने भी नंबर की सोल को तुम डिफीट करोगे उसी हिसाब से तुम्हारे प्रोग्रेस को मेजर किया जाएगा। इस ट्रायल में जो सोल का लेवल और फॉर्म होगा वो इन्फ्लुएंस होगा पार्टिसिपेंट से, वो अपने आप इसे चेंज कर सकते हैं इमीडिएटली। अचानक से जाओ जिमो भी पीछे से कोई अटैक करता है और जाओ जिमो उससे बच जाती है। फिर वो ध्यान से देखती है कि वहां पर दो छोटे छोटे बायचाचन की सोल होती हैं। जाओ जिमो काफी सरप्राइज होती है और बोल रही होती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी एक सोल जाओ जिमो के पैर पर चिपक जाती है। जाओ जिमो कह रही होती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी स्पेशल एनर्जी को सोखने की कोशिश कर रहे हो। ये कहकर वो सोल को किक मार देती है और वो सोल जाके दीवार में गड़ जाती है। वो बायचाचन की सोल अपने आप को बाहर निकालती है और वहां पर सीटी बजाती है। सीटी बजाने के तुरंत बाद वहां पर कई और भी ऐसी ही सोल आ जाती हैं और वो लगातार जाओ जिमो पर अटैक कर रहे होते हैं। जाओ जिमो अपने हंटर से उनसे फाइट कर रही होती है। जाओ जिमो उनमें से 3 सोल को एक जगह पर फेंक देती है। फिर वो तीनों सोल एक ही सोल में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो एक सोल जाओ जिमो के हाथ के पास जाती है और उसे काटने लग जाती है। फिर जाओ जिमो उस सोल को अपनी फायर से बर्न कर देती है और कह रही होती है लगता है कि जितना मेरा गुस्सा बढ़ेगा उतने ही ज्यादा ये स्ट्रांग होते जाएंगे। इधर स्पिरिट रिफाइनिंग ट्रायल में जिस सूखी हुई लीफ को वो रिफाइन कर रहा होता है अब वो बिल्कुल ग्रीन लीफ बन गई होती है। धीरे धीरे उस लीफ में से एक सीड बाहर निकलता है और उस सीड में से धीरे धीरे स्पिरिट रूट निकल रही होती हैं। अब बायचाचन अपने रिफाइनिंग की पावर बढ़ा देता है जिससे कि जितनी भी वो रूट निकली होती है उनका साइज बढ़ता जा रहा होता है। ये देखकर बायचाचन बोल रहा होता है कि ये सारी हेवनली स्पिरिट है और मुझे इनकी मार्किंग को इरेज करना होगा ताकि मैं इनके नेचर को चेंज कर सकूं। ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये कहने के बाद वो और भी ज्यादा पावर बढ़ा देता है। इधर सेकंड ट्रायल के एंट्रेंस पे चैन हेतियान यहाँ पर जाओ जिमो होती है। इसके बाद वहां पर ग्रेट वॉल की आर्मी पहुंच जाती है और वो चैन हेतियान को ग्रीट कर रहे होते हैं।
उनके साथ में सोनचे भी आया होता है। तभी वहां पर जाओ यिशिंग पहुंच जाता है और बोल रहा होता है कि होली एम्पायर की स्पिरिट यहाँ पर है। ये कहकर वो अपने साइड में देखता है और वहां पर पूरी ग्रेट वॉल की आर्मी खड़ी होती है। उन्हें देखकर वो घबरा जाता है और बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ये कहकर वो जा रहा होता है। इसके बाद वहां पर वाइल्ड लैंड की भी आर्मी पहुंच जाती है। उन्हें देखते ही जाओ यिशिंग खुश हो जाता है। फिर वो ग्रेट वॉल की आर्मी से कह रहा होता है कि अगर तुम मुझे परेशान करना चाहते हो तो फिर तुम कर सकते हो। यहाँ पर वाइल्ड लैंड की भी आर्मी आ चुकी है। उसी टाइम कुछ डिसाइपल बबल्स की ओर देख रहे होते और कह रहे होते हैं कि वो कौन है जो ऊपर की ओर जा रहा है। सारे डिसाइपल देखते हैं कि सिर्फ 2 बबल ऊपर की ओर जा रहे होते हैं। एक होता है जाओ जिमो का और दूसरा होता है बाय चाचोन का। चैन हेते ने देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और बोल रहा होता है कि ये यहाँ पर कहाँ से आया। इसने जाओ तियानजो और चेन युशान को डायरेक्टली सप्रेस कर दिया है और उसका मोमेंटम देखकर लग रहा है कि वो जाओ जिमो को भी सप्रेस कर देगा। जाओ यिशिंग काफी सरप्राइज होता है और बोल रहा होता है ये इम्पॉसिबल है, उसने हमारे एंसेस्टर को भी सप्रेस कर दिया है। दोनों बबल ऊपर की ओर पहुंच गए होते हैं और अचानक से वहां पर एक फॉर्मेशन अपीयर हो जाती है। बाय चाचन का बबल जाओ जिमो से ऊपर होता है। इधर बाय चाचन के ट्रायल में वो चारों ओर स्पेशल रूट फैल गई होती है। बाय चाचन बोल रहा होता है कि फाइनली मैं पैटर्न्स को समराइज कर पाया हूँ। स्पिरिट को 10 टाइम रिफाइन करने के बाद इसमें थोड़ा सा क्वालिटी में चेंज आया है। अगर मैंने इसे 15 टाइम रिफाइन कर लिया तो फिर मैं इसकी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा पाऊंगा। अब बाय चाचन अपनी रिफाइनिंग की स्पीड तेज कर देता है जिससे कि वहां पर ब्रांचेस भी आते हैं और उनमें काफी सारे फ्लावर्स भी उग रहे होते हैं। बाय चाचन कह रहा होता है कि अगर मैंने 21 टाइम्स इसे रिफाइन कर लिया तो फिर ये सेलेस्टियल बीइंग की पिनाकल पर पहुंच जाएगा और जितना ही मैंने प्रैक्टिस किया है वो सारा एक स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब जितने भी लीफ और ब्रांचेस निकली होती हैं वो सारे मिलकर एक बहुत ही बड़ा ट्री में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। बाय चाचन बहुत ज्यादा हैरान होता है और बोल रहा होता है कि अगर मैं ऐसे रिफाइन करता रहा तो फिर शायद मैं इसके लिमिट तक पहुंच सकता हूँ। दूसरी ओर कॉम्बैट ट्रायल में अभी भी जाओ जिमो फाइट कर रही होती है और वो बहुत ज्यादा थक गई होती है। अचानक से काफी सारे सोल मिलकर एक बहुत ही बड़ी सोल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो सोल डायरेक्टली जाओ जिमो पर अटैक करती है, लेकिन जाओ जिमो उससे बचने में कामयाब हो जाती है। फिर वो अपने हंटर से उस सोल के एक हाथ को डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन जो हाथ होता है वो कई सारी छोटी छोटी सोल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर जाओ जिमो अपने हंटर को एक स्पेयर में तब्दील करती है और एक एक करके उन सारी छोटी सोल्स को मार रही होती है। इधर बाय चाचन अभी भी रिफाइनिंग कर रहा होता है और वो 24 टाइम पहुंच गया होता है। बाय चाचन खुश होकर बोल रहा होता है कि आज मैं इसके लिमिट तक प्रैक्टिस करूंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि सोल रिफाइनिंग के एंड में क्या सीक्रेट छुपा हुआ है। इधर सेकंड राउंड के एंट्रेंस पे चारों ओर बहुत सारी स्पेशल रूट आ गई होती हैं, जिससे कि वहां पर जो पैलेस होता है वो थोड़ा हिलना स्टार्ट कर देता है। वहां पर डिसाइपल डर जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये ब्यूरल पैलेस कोलैप्स होने वाला है। धीरे धीरे वहां पर जितने बबल्स होते हैं उन सब में भी थोड़ी सी हरकत होने लग जाती है। जितने भी बबल में डिसाइपल होते हैं उनमें सबसे पहले आंखें खुलती हैं चेन युशान और जाओ तियानजो की और वो नीचे गिरने वाले होते हैं। तभी चेन हितियान उन दोनों को बचा लेता है और आराम से नीचे उतार देता है। उन दोनों के उतर जाने के बाद चेन हितियान बोल रहा होता है कि बाय चाचन नंबर 1 बनने वाला है। बाय चाचन की एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो गई है। अब ये फॉरेस्ट एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अब सारे डिसाइबल भी एक एक करके नीचे गिर रहे होते हैं और जो जाओ जिमो और बाय चाचन के बबल होते हैं वो फॉर्मेशन की ओर जा रहे होते हैं। रिफाइनिंग ट्रायल में बाय चाचन 25 टाइम रिफाइन कर लेता है और अचानक से उसके सामने एक बहुत ही बड़ा डोर अपीयर हो जाता है। ये देखकर बाय चाचन बहुत ज्यादा चौंक जाता है और जो बाय चाचन का बबल होता है वो फॉर्मेशन में जा चुका होता है। जाओ जिमो भी फाइट कर रही होती है ट्रायल में और वो आखिर में अपने स्पेयर का इस्तेमाल करती है उस बड़ी सोल को मारने के लिए। इधर रिफाइनिंग ट्रायल में बाय चाचन बहुत ज्यादा खुश होता है और बोल रहा होता है कि अब मैंने इसे प्यूरिफाई कर लिया है। 30 टाइम रिफाइन करने के बाद लगता है कि अपने आप एक वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये बोलकर वो डोर ओपन करता है और कह रहा होता है कि मुझे पता नहीं था स्पिरिट रिफाइन करने से इमॉर्टलिटी मिल सकती है। उस डोर के अंदर एक अलग ही तरह का ऑरा होता है। अचानक से बाय चाचन की बॉडी पीछे की ओर खिंच रही होती है और वो डोर धीरे धीरे करके बंद हो रहा होता है। बाय चाचन कह रहा होता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। तब तक वो डोर क्लोज हो जाता है और बाय चाचन वहां से चला जाता है। इधर बाहर अब जाओ जिमो का बबल भी उस फॉर्मेशन में एंटर कर चुका होता है। बाय चाचन 3rd लेयर पे पहुंच गया होता है और बोल रहा होता है कि मैं कितना क्लोज था स्पिरिट रिफाइन की लिमिट से। चलो उसे भूल जाओ, अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो फिर मैं सेलेस्टियल सोल लेकर जाऊंगा, वो भी एज अ कंपनसेशन। ये कहकर वो चारों ओर देखता है, फिर वो आगे की ओर बढ़ रहा होता है। बाय चाचन के सामने एक बहुत ही बड़ा टैबलेट होता है जिसमें कि अपने आप एक लेगेसी अपीयर हो रही होती है। वहां पर जो स्पिरिट की आवाज आ रही होती है वो कह रही होती है कि मैं यहाँ का 2nd जनरेशन का एम्पायर हूँ। जितने भी लोग हेवन के अंडर में वो सारे मेरी फैमिली की ब्लड लाइन को शेयर करते हैं। जो भी यहाँ पर आए हैं वो मेरे वंशज हैं और वो मेरे एम्पायर फादर की विल को ऑनर करेंगे। 3 सोल 7 स्पिरिट और बिना किसी रिग्रेट के फ्यूचर में वो यहाँ पर खड़े रहेंगे। जिसकी किस्मत है वही से टच कर सकता है और वो इस लेगेसी यानी कि 7 स्पिरिट ऑफ एरियो को ऑब्टेन कर सकता है। जैसे ही बाय चाचन उस लेगेसी को टच करता है उसका जितना भी स्पेशल ऑरा होता है वो सारा बाय चाचन के हाथ पे जा रहा होता है। अब लेगेसी की पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाने के बाद बाय चाचन के हाथ पे एक ब्रेसलेट अपीयर हो जाता है। बाय चाचन कह रहा होता है कि ये तो वाटर एलिमेंट सेलेस्टियल सोल है। ये सेलेस्टियल सोल हेवनली डाओ के साथ रिसोनेट हो जाती है। इस इंफॉर्मेशन के बारे में तो एंसेस्टर को भी नहीं पता है। जो भी टैबलेट पे लेगेसी लिखी हुई थी अब वो मेरी है।
उसी टाइम जाओ जिमो वहाँ पर पहुंच जाती है और वो बायजन पे अपने हंटर से अटैक कर देती है। उसके अटैक को रोकने के लिए बायजन अपनी अशरा बॉडी को सम्मन करता है, लेकिन जाओ जिमो की पावर बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से बायजन उसे सप्रेस नहीं कर पा रहा होता। फिर वो अचानक से अपनी अशरा बॉडी को डिसअपेयर करता है और नीचे झुक जाता है, जिससे कि वो हंटर जाके स्टोन टैबलेट को लग जाता है और वो टैबलेट आधे हिस्से में कट जाता है। ये देखकर जाओ जिमो तेजी से बायजन की ओर बढ़ रही होती है। बायजन मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो वो तुम्हें उससे पहले एम्पायर से पूछना होगा। अचानक से चारों तरफ से कई सारे रोप आ जाते हैं जो कि जाओ जिमो को जकड़ लेते हैं। जाओ जिमो कह रही होती है कि ये तो फॉरबिडन है। बायशजन जाओ जिमो की ओर देखता और बोल रहा होता है कि ये तुम्हारी गलती है कि तुमने एंसेस्टर के रूल को ब्रेक किया है। अचानक से जाओ जिमो की चेस्ट पर एक सिंबल बनता है और उसकी बॉडी में कुछ रिएक्शन होने लग जाती है। ये देखकर बायशजन बोल रहा होता है कि तुमने यहाँ पर मॉन्यूमेंट को ब्रेक किया है तो फिर तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती हो। अचानक से जाओ जिमो के जो कपड़े होते हैं वो धीरे धीरे करके जलते जा रहे होते हैं और ये देखकर बाय शाओचान ब्लश करने लग जाता है। फिर वो अपनी आंखें ढकने की कोशिश कर रहा होता है। जाओ जिमो बोल रही होती है कि तुम कहाँ पर देख रहे हो। बाय शाओचान अपना पूरा चेहरा छुपाते हुए बोल रहा होता है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा है। फिर जाओ जिमो अपनी पावर का यूज करती है और उन सारी रोप्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और कह रही होती है कि जो ये कर्स है बहुत ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि इसने मेरा आधा कल्टीवेशन सप्रेस कर दिया है और उसके पास इन्वेड और करप्ट करने की पावर भी है। मुझे अपने कल्टीवेशन में 10% बढ़ाना होगा ताकि मैं उसके अगेंस्ट फाइट कर सकूं। ये बोलकर वो सामने देखती है और बायशजन वहां से भाग गया होता है काफी दूर तक। भागते हुए बायशजन बोल रहा होता है कि जो ओल्ड मैन क्यों यहाँ गया वो बहुत ज्यादा लेजी है। भले ही जाओ जिमो कल्टीवेशन आधा हो गया लेकिन मैं उसे अभी भी नहीं हरा सकता हूँ। इधर जाओ जिमो गुस्से में कह रही होती है कि तुम भी भागना चाहते हो। ये कहने के बाद वो बाय शाओचान के सामने टेलीपोर्ट हो जाती है। बाय शाओचान से देखकर रुक जाता है और बोल रहा होता है कि हम दोनों के बीच में ना ही कोई लड़ाई है और ना ही कोई नफरत है। ये बेटर रहेगा कि मैं तुम्हें हेवनली बीइंग की सोल दे दूं, इस बारे में हम बात कर सकते हैं। जाओ जिमो अपना वो हंटर निकाल लेती है और बोल रही होती है कि लेट एम्पायर को तोंगतियान रेबल्स ने बिट्रे किया था और साथ ही में उनके सामने एरोगेंट एक्ट किया था। तुम्हारे जैसे सर्वेंट की इतनी हिम्मत कि तुम नेगोशिएट करना चाहते हो। बाय शाओचान बोल रहा होता है कि तुम दोनों ही कह रहे हो कि जो दूसरी साइड है वो बैंडेड है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। फिर अचानक से वो जगह हिलना स्टार्ट कर देती है तो फिर बाय शाओचान ऊपर की ओर देखता है। वहां पर जो ड्रैगन का स्टैचू होता है उसके ऊपर ट्रांसमिशन की पावर डिप्लॉय हो रही होती है। बाय शाओचान बोल रहा होता है कि अगर ये ट्रांसमिशन पॉइंट तक पहुंच गई तो फिर मेरे पास एक होप है। अचानक से जाओ जिमो अपने हंटर से बाय शाओचान पर अटैक कर देती है और बाय शाओचान उस अटैक से बच जाता है। जाओ जिमो बाय शाओचान की ओर देखकर बोल रही होती है कि तुम चिंता मत करो, जो ये फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तुम्हारे और मेरे पास अभी भी टाइम है। दूसरी ओर बाहर सारे डिसाइपल चैन हेतियान के साथ होते हैं। चैन हेतियान वहां पर होते हुए रिएक्शन को देखकर बोल रहा होता है कि जो टेलीपोर्टेशन सर्कल है ब्यूरल पैलेस का वो डिप्लॉय होने वाला है। अगर दूसरे वर्ड में कहूँ तो फिर जो सोल ऑफ हेवन है उसे कैप्चर कर लिया गया है। वहीं पास में जाओ त्यान जो खड़ा होकर बोल रहा होता है कि ये जरूर जाओ जिमो ने किया होगा, लेकिन बाय शाओचान के बारे में क्या। ये सुनकर जाओ यिशिंग बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और बोल रहा होता है कि जो होंगचन के एंसेस्टर है वो हेवनली बीइंग है, अब तक वो बाय शाओचान मारा जा चुका होगा। ये सुनकर इस ग्रेट वॉल के सारे कल्टीवेटर जाओ यिशिंग की तरफ गुस्से से देखने लग जाते हैं। उन्हें देखकर जाओ यिशिंग साइड में देखने लग जाता है और सीटी बजाना स्टार्ट कर देता है। इधर अंदर अभी भी जाओ जिमो बाय शाओचान पर लगातार अटैक कर रही होती है अपने हंटर से। बाय शाओचान अपनी स्पीड की वजह से बच रहा होता है, तभी अचानक से जाओ जिमो टेलीपोर्ट होकर उसके पास आती है और उसका सर पकड़कर एक स्टैचू में मार देती है। बाय शाओचान उस अटैक से समझ जाता है। फिर वो अपनी कुछ पिल निकालता और बोल रहा होता है कि ये सेंगशु पिल मुझे बाली ने दी थी ताकि ये मेरी सीरियस इंजरीज को हील कर सके, लेकिन मेरे पास सिर्फ 3 पिल है। ये बोलकर वो तीनों पिल खा लेता है। पिल खाने के बाद बाय शाओचान की बॉडी में रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। बाय शाओचान कह रहा होता है कि मुझे कुछ भी करके जो भी मेरे पास चीज अवेलेबल है उनकी एडवांटेज लेनी होगी। सरवाइव करने के लिए मुझे टेलीपोर्टेशन एरे का वेट करना होगा। ये बोलकर वो जाओ जिमो पर अटैक कर देता है। जाओ जिमो भी अटैक करती है और आसानी से वो बाय शाओचान के अटैक को सप्रेस कर देती है और उस अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि बाय शाओचान दूर जाके एक दीवार से टकरा जाता है। इसके बाद जाओ जिमो अपने हंटर से बाय शाओचान को जकड़ती है और लगातार उसकी बॉडी को अलग अलग पिलर पे फेंक रही होती है। ये करने के बाद वो उसे अपनी ओर खींच रही होती है, तभी बाय शाओचान अपनी अशरा बॉडी का इस्तेमाल करता है और वो जाओ जिमो को पंच मारने जा रहा होता है। जाओ जिमो बोल रही होती है कि तुम अपनी एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। ये कहने के बाद वो अपनी एक फिंगर को स्नैप करती है और आसानी से अशरा बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है और जो बाय शाओचान होता है वो दूर जाकर गिर जाता है। बाय शाओचान जमीन पे गिरा हुआ होता है, उसकी बॉडी पे बहुत सारी इंजरीज होती हैं। तो वो जो उसने दूसरी पिल खाई होती है वो रिएक्शन करना स्टार्ट करती है और जो बाय शाओचान की जितनी भी इंजरीज होती है वो अपने आप हील होने लग जाती हैं। बाय शाओचान खड़ा हो जाता है। जाओ जिमो बोल रही होती है कि तुम एक चींटी की तरह हो, जितना भी तुम लाइफ के लिए तड़पोगे तुम उतना ही उससे दूर जाओगे और मैं बिलीव नहीं करती हूँ, मैं उतना ही तेज तुम्हें चांटा मारूंगी और तुम दोबारा जमीन पे गिर जाओगे। ये बोलकर वो दोबारा अटैक कर देती है। फिर बाय शाओचान उसके अटैक से बचने के लिए अपना वो एटर्नल पैरोल निकाल लेता है, यानी कि वो अम्ब्रेला। साथ ही में वो अम्ब्रेला पे बहुत सारे टेल्स में लगा देता है जिससे कि उसके चारों ओर एक शील्ड तैयार हो जाती है। जाओ जिमो बोल रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस ब्रोकन अम्ब्रेला पे रिलाई करके मेरे सामने सर्वाइव कर सकते हो।
ये बोलकर वो थोड़ी सी पावर बढ़ा देती है जिससे कि जो अम्ब्रेला की शील्ड होती है वो ब्रेक हो जाती है। उसी टाइम बायजन अपना वो टर्टल शेल निकाल लेता है। बायजन अटैक से बच जाता है और वो टर्टल शील्ड गायब हो जाती है। जाजुमो के मुंह से ब्लड निकल रहा होता है क्योंकि उस कर्ज की वजह से उसकी पावर काफी कम हो गई होती है। बायजन ये सब देखकर बोल रहा होता है, लगता है कि एंसेस्टर काफी टाइम से इंजर्ड नहीं हुई है। मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारी और मेरी बॉडी अभी मॉर्टल बॉडीज है, हम दोनों ही एक लिविंग पर्सन है। ये सुनकर अचानक से जाजुमो को एक पास्ट की मेमोरी याद आ रही होती है। जब वो छोटी होती है वो एक पैलेस में खड़ी होती है, उसके हाथ में एक स्पेयर होता है। उसके पास में एक पर्सन खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि जितने भी ये लोग पैदा हुए हैं वो सारे इनसिग्निफिकेंट हैं, ये लोग बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इस वजह से मैं तुम्हें आज लाइफ एक्सचेंज करके एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ। अब प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि जाओ जिमो देख रही होती है ड्रैगन के स्टैचू की ओर और पूरी तरीके से कवर होने वाला होता है। बायजन बोल रहा होता है कि ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गया है तो फिर हमें सही टाइम का वेट करना होगा। फिर वो ब्रेसलेट की ओर देखकर बोल रहा होता है कि हमारे पास एक ही रास्ता है, या तो यहाँ पर मैं मारा जाऊं लेकिन एक और तरीका है इस डेथ से निकलने का। जाओ जिमो बायजन की ओर देखकर बोल रही होती है, क्या हुआ है, क्या तुम्हारी इस पॉकेट में और कुछ सरप्राइजेस तुम्हें नहीं मिल रहे हैं। ये बोलकर वो अपने स्पेड से बायजन पर डायरेक्टली अटैक करने जा रही होती है। बायजन पे अटैक करता और बोल रहा होता है, मैंने कहा है कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। जाओ जिमो अपने स्पेयर की पावर बढ़ा देती है। ये देखकर बायजन अपना वो ब्रेसलेट निकालता है जिसपे की वो हेवनली बीइंग की सोल की लेगेसी होती है। उस ब्रेसलेट के ऊपर 3 सर्कल बन गए होते हैं, उनको कंडेंस करके कोई भी पर्सन सेम कल्टीवेशन लेवल का क्लोन बना सकता है। फिर बायजन सोल ऑफ हेवन का यूज करता है, उनको कंडेंस कर रहा होता है। ये देखकर जाओजिमो बोल रही होती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। बायजन उसे कंडेंस कर देता है और सबसे पहले वो वाटर का क्लोन बनाता है। वो क्लोन बाहर निकलता है और लगातार जाओजिमो से फाइट कर रहा होता है। बायजन बोल रहा होता है कि अगर एक से काम नहीं बनेगा तो फिर मैं 2 बनाऊंगा। ये बोलकर वो 2 क्लोन बनाता है और एक होता है फायर का और एक होता है अर्थ का। वो तीनों मिलकर उससे फाइट कर रहे होते हैं। अर्थ वाला क्लोन जाओजिमो को जकड़ लेता है और जो फायर वाला होता है वो चारों ओर उसके आग लगा देता है। धीरे धीरे वो ड्रैगन कवर हो रहा होता है। जाओजिमो बोल रही होती है कि इम्पॉसिबल है, तुम्हारे पास ये तीनों सेलेस्टियल सोल कैसे हो सकती हैं। ये कहकर वो उनकी पावर को सरप्राइज करती है और बोल रही होती है कि इतनी लकी अपॉर्चुनिटी है, तुम इसे डिजर्व नहीं करते हो। बायजन गुस्से में बोल रहा होता है कि तुमने मुझे फोर्स किया ये सब करने से। ये बोलकर वो अपनी टेक्निक का यूज करता है। ऊपर की ओर एक बहुत ही बड़ा क्लाउड का टर्नेडो फॉर्म होता है और उसके बीच में से 2 हॉर्न बाहर निकल रहे होते हैं। इस बार जाओ जिमो अपने स्पेयर से उस हॉर्न पर अटैक करते और बोल रही होती है कि बायजन तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल इतना लो है, तुम कितना भी हार्ड ट्राई कर लो तुम इसे पूरी तरीके से सम्मन नहीं कर सकते हो। ये सुनकर बायजन बोल रहा होता है कि अब मैं करके रहूंगा और वो पावर बढ़ा देता है। धीरे धीरे वो बीस्ट पूरी तरीके से अपीयर हो रहा होता है। जाओ जिमो चौक जाती है और बोल रही होती है कि ये कौन सा बीस्ट है। जाजुमो कह रही होती है कि तुम अपने टाइम को बढ़ाना चाहते हो लेकिन मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ से तुम्हें यहाँ पर रोक कर रहूंगी। यहाँ से जाने का एक ही रास्ता है और वो है तुम्हारी डेड बॉडी। ये बोलकर वो अपनी बहुत ही बड़ी स्पेशल बॉडी अपीयर कर लेती है और उसके हाथों में एक स्पेयर होता है। वो स्पेशल बॉडी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है जिससे कि जो क्लोन होते हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं। ये देखकर बायजन अपनी लिविंग माउंटेन इनकांटेशन का यूज करता है, उसकी भी स्पेशल बॉडी वहां पर आ जाती है। फिर वो दोनों एक साथ एक दूसरे पर अटैक करते हैं। आखिर में बायजन दूर जाकर गिर जाता है और जो ऊपर की ओर बीस्ट अपीयर होता है वो भी डिसअपेयर होने जा रहा होता है। बायजन की हालत बहुत ज्यादा खराब होगी तो उसकी बॉडी में से ब्लड निकल रहा होता है। जाजुमो बोल रही होती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे जैसा एक गोल्डन लेवल का कल्टीवेटर, इतने सारे ट्रेजर और सीक्रेट टेक्निक होगी तुम्हारे पास। बायजन विल्डरनेस तुम्हें कभी भी चांस नहीं देगी और ग्रो करने का। बायजन ड्रैगन की ओर देखता और खड़ा होकर बोल रहा होता है कि भले मेरे पास एक तिनके की भी अपॉर्चुनिटी हो तो भी मैं हार्ड वर्क करूंगा सर्वाइव करने के लिए। ये सुनकर जाओजिमो दोबारा पास्ट की मेमोरी को याद कर रही होती है। वो पैलेस में कुछ लोगों से फाइट कर रही होती है। वो पर्सन बोल रहा होता है कि मैं चाहता हूँ तुम ये बात जानो, सर्वाइव करने के लिए एक ही चीज़ है, वो है कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी और तुम्हें सिर्फ अपने आप पे भरोसा करना होगा। भले ही ये क्रूअल है लेकिन यही वाइल्ड में लॉ ऑफ सर्वाइवल है। जाओजिमो जिससे फाइट कर रही होती है वो उसे जीत जाती है और उसका स्पेयर उसकी गर्दन पर होता है। तभी वो पर्सन जाओजिमो का हाथ पकड़ता है और हल्का सा पुश करता है जिससे कि वो दूसरा पर्सन मारा जाता है। उस पर्सन की वहीं पर मौत हो जाती है और जाओजिमो की आंखों में आंसू हो गए थे और साथ ही में जो उसके हाथ होते हैं वो कांप रहे होते हैं। धीरे धीरे करके जाओजिमो ऐसे इन्वायरमेंट में बड़ी हुई होती है। वो कई सारे वॉर में पार्टिसिपेट करती है और उन्हें जीतकर यहाँ तक पहुंच जाती है। अब प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं। जाओजिमो अपने स्पेयर से बायजन पर अटैक करती है डायरेक्टली। अचानक से बायजन के चारों ओर शील्ड आती है क्योंकि जो ट्रांसमिशन होता है वो कंप्लीट हो गया होता है। बायजन बोल रहा होता है कि ट्रांसमिशन का टाइम कंप्लीट हो गया है, हम दोबारा मिलेंगे जरूर। तभी वो दोनों अचानक से वहां से कहीं और टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जाओजिमो चिल्लाकर बोल रही होती है कि जो बायजन मस्ट किल लिस्ट में फर्स्ट रैंक पर है, मैं उसकी डेड बॉडी देखना चाहती हूँ। बायजन कहीं दूर वाइल्ड लैंड में टेलीपोर्ट हो गया होता है। वो जमीन पर पड़ा हुआ होता है और वो हिल भी नहीं पा रहा होता क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं बची होती है। फिर बायजन देखता है कि उसके चारों ओर काफी सारे पेड़ होते हैं और पास में एक नदी होती है। धीरे धीरे उसकी बॉडी में से ब्लड निकल रहा होता है। बायजन बोल रहा होता है कि अगर मैंने अपनी इंजरी को हील नहीं किया तो फिर मैं जल्द ही मारा जाऊंगा। ये बोलकर वो अपनी साइड में देखता है और वहां पर एक और डिसाइपल की बॉडी पड़ी हुई होती है। बायजन बोल रहा होता है उसे देखकर कि इस पर्सन का फाउंडेशन बिल्डिंग स्किल है, इसकी बॉडी के अंदर जहर है। अचानक से वो पर्सन हल्का सा हिलता है। बायजन बोल रहा होता है, मेरा नाम बायजन है, तुम्हारा नाम क्या है। वो पर्सन बता रहा होता है कि मेरा नाम बाई हाउ है। बायजन कह रहा होता है कि तुम पॉइजन हो, मेरी मेडिसिन से तुम ठीक हो जाओगे।
मैं तुम्हारी हेल्प तो कर सकता हूँ लेकिन मैं अभी हिल भी नहीं पा रहा हूँ। बाय हाय बोल रहा होता है कि थैंक यू मेरी चिंता करने के लिए, लेकिन मुझे पता है कि मेरे मरने का टाइम आ गया है। वो अपना बैग हल्का सा बायजन की ओर पुश करता और बोल रहा होता है कि तुम इसे ले सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि तुम जिंदा रहो। ये बोलकर बाय हाउ की आंखें बंद हो जाती हैं। बायजन की भी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही होती हैं। आखिरी टाइम बंद होते हुए उसे ऊपर की ओर एक पर्सन दिखाई देता है और फिर उसकी भी आंखें बंद हो जाती हैं। जिस पर्सन को उसने देखा होता है वो एक ओल्ड पर्सन होता है और अचानक से वो भी डिसअपेयर हो जाता है। वहीं पास के एक माउंटेन पे वानर खड़ी होती है और बोल रही होती है, लगता है कि अब मैं और अपने ट्रेजर्स को नहीं छुपा सकती हूँ। दूसरी ओर एक पर्सन चेस खेल रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये गेम पहले से ही खत्म हो चुका है। उसके सामने डू लिंक पे बैठी हुई होती है। वो पर्सन बोल रहा होता है कि तुम हमेशा से अच्छी रही हो डिसीजन लेने में, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी डेस्टिनी से बच पाओगी? ये सुनकर डू लिंक पे थोड़ी सी उदास हो जाती है। जिधर बायजन टेलीपोर्ट हुआ होता है करीबन 1 महीना बीत गया होता है। उधर उसकी आंखें खुलती है और वो देखता है कि चारों ओर बंजर जमीन पड़ी होती है और जितने भी पेड़ होते हैं वो सारे सूख गए होते हैं। बायजन उठता है और वो भूल रहा होता है कि ये कैसे हुआ, मेरी स्ट्रेंथ रिस्टोर की जो भी लाइफ है किसी ने चूज ली है। ये सीन थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है मुझे। फिर बायजन को याद आता है कि जब वो छोटा हो वो फोर्सफुली ऑपरेट हुआ है। फिर वो देखता है बाय हो की तरफ और उसकी डेथ हो चुकी होती है। इसके बाद वो एक बहुत ही बड़ा गड्ढा खोदता है और बाय हो की बॉडी को दफना देता है। साथ ही में एक टैबलेट भी लगा देता है। फिर वो उसका बैग ओपन करता है जिसके अंदर उसे एक डायरी मिलती है। उस डायरी को पढ़ के पता चलता है बायजन को जो बाई हो था, जो जायंट गोस्ट सिटी के ओनर हैं, उनकी कॉन्क्यूबाइन का बड़ा बेटा है। साथ ही में उस डायरी में एक फायर रिफाइनिंग का फॉर्मूला लिखा होता है और बाय हो की विश होती है कि वो इसे यानार को देना चाहता है। फिर बायजन देखता है कि जो रेसिपी होती है फायर टेक्निक की, उसके पन्ने कुछ फटे हुए होते हैं। इसके बाद बायजन खड़ा होकर बोल रहा होता है कि बाय हो तुम चिंता मत करो, मैं ये यानार को देने के लिए तैयार हूँ। ये बोलकर अपना मास्क निकालकर बोल रहा होता है कि अभी के लिए मैं विल्डरनेस में अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ। ये बोलकर वो मास्क लगा लेता है और बाय हो का चेहरा ले लेता है।